हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप गुड एवरीवन इवनिंग इज सर। फीलिंग फाइन। एक बार अपने कैमरा जो है वो आप स्विच ऑन कर लें प्लीज, जो जो लोग ज्वाइन हो गए हैं, एंड जस्ट लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल। एक बार आप सिर्फ एक बार ऑन करके अपना माइक्रोफोन बता सकते हैं। जो लोग आ गए हैं सबको मोस्ट वेलकम। प्रदीप सर, गुड इवनिंग, एंड आई थैंक्स पायल, मानव, हेतवी, अविनाश। संजय, पायल, ठाकुर, उत्कर्ष। ठीक है, 1 सेकेंड। ऑडिबल, ओके। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जीपीएससी प्री 20 तारीख को है, तो टाइम आ गया है। तो प्रदीप सर ने बताया कि काफी स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे और मैसेज भी आ रहे थे डॉक्टर मेहता अकेडमी जीपीएससी वाले टेलीग्राम पे भी कि एक बार कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि 1-to-1 हम डाउट्स को ले सके। बाकी मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर इंटरेक्टिंग। अभी रिसेंटली ही हमने जीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, एंड थैंक्स टू द लव ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम गुजरात एंड हरियाणा ऑल्सो, काफी जल्दी जल्दी स्टूडेंट जो हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं। क्लासेस को भी काफी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, दे आर गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ इट। तो यही सारा प्रोसेस आपका अभी प्री तक भी चलता रहेगा, और उसके बाद मेंस में भी हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और बाकी इस सेशन में एक बार के लिए मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे दूंगा, और उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप अपने ऑडियो से या वीडियो के माध्यम से कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, बट आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो हम आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यू कैन स्विच ऑन योर कैमरास। आप अगर मान लीजिए एक ऐसी पोजीशन में हैं कि आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट एटलीस्ट 1-to-1 इंटरेक्शन अगर हमें कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है एक दूसरे से बात करने की, तो वीडियो एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने हाथ भी बीच में रेज कर सकते हैं। ठाकुर, जस्ट वेट फॉर सम सेकंड, उसके बाद हम जिनके भी हैंड रेज होंगे उनको भी लेंगे। ठीक है, हेतवी हैज स्विच ऑन हर कैमरा। वेरी गुड हेतवी, एंड सो दैट्स, ये एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कंफर्ट जोन हमारा सेट हो जाता है, हम आराम से बैठे रहते हैं, चल रहे होते हैं, एंड सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग योर कंफर्ट जोन। ठीक है, हम भी आप लोगों के लिए ही बैठे हैं, और हमने भी अपने कैमरा ऑन कर रखे हैं। वी आर इन अ पर्टिकुलर पोजीशन टॉकिंग टू यू, तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से भी रहती है, बट ठीक है, सो इस बारे में और ज्यादा बातें नहीं करेंगे। कमिंग टू द टॉपिक डायरेक्टली, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ, एंड अबाउट द अकेडमी ऑल्सो। और माय नेम इज डॉक्टर अमित, आई एम फ्रॉम चरखी दादरी, हरियाणा। पिछले 4 साल से वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट इन एचसीएस एंड यूपीएससी, और पिछले 3 एचसीएस में टोटल 108 स्टूडेंट्स जो अकेडमी से ज्वाइन थे, दे हैव क्वालिफाइड फॉर एचसीएस, और जिसमें रैंक 1 भी रही लास्ट ईयर जो एचसीएस रिजल्ट आया था उसमें, एंड दिस ईयर 51 स्टूडेंट आउट ऑफ 113 जो टोटल सिलेक्शन रहे। बैकग्राउंड में मैंने डॉक्टर मेहता अकेडमी जीपीएससी ही ओपन किया हुआ है। ये हमारा डिजिटल बोर्ड है जिससे हम आप लोगों की क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, और अभी रिसेंटली सारी चीजें शुरू हुई, और जीपीएससी स्टार्ट करने का थोड़ा सा मैं स्टोरी बेस आपको रीजन बताना चाहता हूँ। आप प्रदीप सर हैं, काफी लोग क्लास के माध्यम से सर को जान गए होंगे। प्रदीप सर भी चरखी दादरी हरियाणा में ही रहते हैं, और वी बोथ वर प्रिपेयरिंग टुगेदर फॉर यूपीएससी। सर ने जीपीएससी दिया, एंड ही गेव 4 जीपीएससी प्री ही क्वालिफाइड, जिसमें से 3 बार सर ने मेंस लिखा, एक बार वो नहीं लिख पाया किसी कारणों से, एंड ही क्वालिफाइड 1 जीपीएससी मेंस आल्सो, इवन दो ही वाज फ्रॉम हरियाणा। और जीपीएससी मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक भी पहुंचे, और लास्ट में आई थिंक मतलब बहुत ही कम मार्जिन से उनका फाइनल सिलेक्शन रुका। बट दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ कि कुछ चीजें हम अचीव कर पाते हैं और कुछ चीजें नहीं। ठीक है, एंड सेम माय जर्नी आल्सो, आई गिव 6 यूपीएससी अटेम्प्ट्स, 5 मेंस, 3 इंटरव्यूज, एंड एचएस 2019 आई क्वालिफाइड। सो ऑन दैट नोट नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आज 16 तारीख है, ऑलमोस्ट अभी आपके 9 बज गए हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आपके पास जो दिन बचा है, आप मान सकते हैं 17 है, 18 है और 19 है। ठीक है, तो मेनली आपके पास 3 डेज आर देयर। लास्ट मोमेंट में जब भी हम अप्रोच कर रहे होते हैं,
तो हमने कुछ क्लासेस को भी लिमिट किया। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम आप लोगों के लिए और भी क्लासेस लेके आएंगे, स्पेशली करंट अफेयर की, और एक रिवीजन करवाएंगे। बट देन वी हैड अ डिस्कशन कि एकदम से नए सोर्सेज को ऐड करना ठीक नहीं रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों ने काफी चीजें पहले से भी रिवाइज कर रखी होंगी, तो हमने सोचा कि इसको लिमिट करके बहुत ही मिनिमम क्लासेस जो हैं वो करी जाएं। तो हम अभी एक दो क्लासेस और लेके आएंगे। ज्योग्राफी मैपिंग रिवीजन की क्लास एक रहेगी जो हमने प्लान कर रखी है। और जैसे जस्ट सेकंड, हाँ सर, सर हाँ जी, ओके। सो मेजरली अभी दो क्लासेस हैं। एक क्लास जैसे गुजरात जीके की भी ली गई थी, और एक ओवरऑल करंट अफेयर की सिंगल लाइनर क्वेश्चन क्लास रहेगी, थोड़ी सी रहेगी वो 1.5-2 घंटे की, जिसमें मेजर क्वेश्चन प्रदीप सर ने पर्सनली छाटे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन, सब देख के कि हाँ ये क्वेश्चन प्रोबेबल हो सकते हैं, जहां से आप लोग एक बार बस अपना गो थ्रू कर लेना। 1.5-2 घंटे की ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे। उसके अलावा मैप की क्लास, तो आप उन क्लासेस को अपने अगले 3 दिन के शेड्यूल में डाल सकते हैं, 2 क्लासेस। उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं उसमें आप अपना ही जो बचा हुआ है उसको रिवाइज करें। एक चीज जो जीपीएससी में देखने को मिली कि लगभग सारे के सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज लगभग समान सा हमने देखा कि जैसे पॉलिटी में भी बराबर क्वेश्चंस आ रहे हैं, साइंस एंड टेक के भी बराबर हैं, इकोनॉमी के भी बराबर हैं। तो उन्होंने लगभग हर चीज को ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज दी है। और एक और चीज है कि बहुत डाइवर्स क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पिक करके 4-5 क्वेश्चन वहां से आ गए। आपको हर टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है, अच्छे से पढ़ना पड़ रहा है, बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर बन रहा है। तो मतलब एक अच्छी खासी प्रिपरेशन जीपीएससी डिमांड करता है। तो आप अभी तक जितना रिवाइज कर चुके हैं, अब लास्ट में अब एक ऐसा होगा जो आपके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ होंगे। मान लीजिए 3-4 सब्जेक्ट हो सकता है आपने बहुत अच्छे से कर रखे हैं, पॉलिटी आपने अच्छे से कर रखा है, साइंस आपने अच्छे से कर रखा है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। या फिर कोई और सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए इकोनॉमी आपका, बाकी लोगों को साउंड आ रही है? ठाकुर कमेंट कर रहे हैं कि साउंड एंड वीडियो इज नॉट देयर। प्रदीप सर एक बार प्लीज ड्रॉप अ मैसेज कि यू कैन रीजॉइन द मीटिंग अगेन सो दैट, ओके ठीक है। तो इसमें अब आपके जो वीक है, वीक सब्जेक्ट्स में, क्योंकि वहां पे अब कई बार क्या होता है कि हम वीक सब्जेक्ट्स को ना लास्ट के लिए अवॉइड सा भी कर देते हैं और फिर लास्ट तक कर भी नहीं पाते। तो उसमें भी कई बार गड़बड़ हो जाती है मामला ना, हमें लगता है कि चलो इसको छोड़ ही देते हैं, डर भी लगता है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप उसको अभी लास्ट में जितना आपके पास नोट्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ही ज्यादा उसमें करें, बट एटलीस्ट जो आपके पास नोट्स हैं आप उनको तो एक बार गो थ्रू हो जाओ। कि मतलब जो शॉर्ट नोट्स आपने कुछ न कुछ तो बना ही रखे होंगे, एक बार उनको जरूर देख लो। किसी भी सब्जेक्ट में जो भी आपका बचा हुआ है छोड़ के मत जाना कुछ भी, क्योंकि एक सुपरफिशियल कवरेज बहुत नीडेड होता है, चाहे मैपिंग का है या फिर करंट अफेयर का है। सुपरफिशियल कवरेज में बहुत अच्छा, डेप्थ में जाने का तो समय वैसे भी नहीं है, आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। बट एक रिविजन अगर किसी चीज का नहीं किया है तो आप जरूर करें, क्योंकि वहां से अगर 3-4 क्वेश्चन आए और लास्ट मोमेंट वो रिवीजन आप नहीं कर पाए तो आपको रिकॉलिंग में काफी डिफिकल्टी होगी। और फास्ट रिवीजन करें, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही समय उसमें लगाएं। आप एक ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, जो मैं थोड़ा सा आप अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि जैसे मान लो 3 दिन है तो 3 दिन को मैंने ब्रेक कर लिया। मान लीजिए हमारे पास वी हैव अप्रोक्सीमेटली 9 सब्जेक्ट हम मान लेते हैं मोटे मोटे, कि भाई एंशिएंट एक सब्जेक्ट हो गया, मेडाइवल एक हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री एक हो गया, पॉलिटी एक हो गया, साइंस एक हो गया, साइंस एंड टेक को अलग कर सकते हैं, करंट अफेयर एक हो गया, इकोनॉमिक्स एक हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया। तो दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। आप एंशिएंट मेडाइवल इनको एक भी मान सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर को भी ले सकते हैं। बट मान लो 9 सब्जेक्ट है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2 दिन, मतलब टुमारो 17 और 18, उन 2 दिनों में आप एक बार इन सारे सब्जेक्ट्स को, जो भी आपको लगता है उनमें से, कि भाई ये एरिया भी हो सकते हैं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी नहीं, कि आपने मान लो एक सब्जेक्ट के 10 सेक्शन हैं जिसमें से 6 आप रिवाइज कर चुके हो, 4 अभी आपको लगता है कि वीक है, तो आप उन वीक सेक्शंस पे अगले 2 दिन में अच्छे से काम करो। 2 दिन ऐसे हर सब्जेक्ट की वीक एरिया करके आप उनको अच्छे से रिवाइज करें। फिर जो लास्ट डे रहेगा 19th, उसमें आप फिर इन 2 दिनों में जो रिवाइज किया, एक तो आप उसको जरूर रिवाइज करें एटलीस्ट 4-5 आवर्स देके, तो वो कंसोलिडेट हो जाएगा बहुत अच्छा। और उसके अलावा भी अगर आपको कुछ लिस्टिंग कर रखी है, कुछ स्पेशल चीजें होती है, जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, कहीं कुछ रैंक है किसी इंडेक्स में, किसने इंडेक्स पब्लिश किया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो सकती हैं,
जिसमें मिनिस्ट्री आपसे पूछी जाती है, बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आप लास्ट के लिए रखें, क्योंकि जो चीजें आपने बार बार पढ़ी हैं वो आपके दिमाग में है, बट लास्ट में आपको लगेगा जरूर कि आपके दिमाग से सब कुछ जा चुका है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी नेचुरल। आपको लगेगा पता नहीं मेरी तैयारी हुई भी है या नहीं हुई, मुझे पेपर भी देने जाना चाहिए या नहीं देना जाना चाहिए। तो ये सबके साथ होता है। बहुत अच्छी तैयारी वाले को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, और बहुत कम तैयारी वाले भी बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि इस बार तो कर ही लेंगे। तो वो दोनों ही सिचुएशंस आपको देखने को मिलती है। बट आप इसको ऐसा मानो कि ये इस या किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम, क्योंकि आप एक स्टेट के सबसे टॉप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी बहुत अच्छा लेवल होता है, बहुत बढ़िया मतलब तगड़ा कंपटीशन होता है। तो वहां पे हर स्टूडेंट अपने लेवल पे बेस्ट देता है, और वो अपने कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे एक अच्छा स्टूडेंट रहा होता है, मेहनत के हिसाब से भी, एप्टीट्यूड के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से, तो उसे अपने आप पे भरोसा होता है। बट जब हम इस डायरेक्शन में आते हैं तो ये आना मतलब लाजमी है और नेचुरल है। और तो ऐसे थॉट्स भी आए तो प्लीज टेक देम एज नेचुरल थॉट्स, कि कोई बात नहीं, चलने देते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज भी आप समझें। तो एक चीज तो ये है कि रिवीजन के लिए 2 दिन की आप इस तरीके से प्लान करें जो वीक एरियाज हैं, और लास्ट डे में उन 2 दिनों में जो रिवाइज किया है तो उसमें भी आप मतलब एक स्लॉट जरूर रखें उसके रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आपको उससे बहुत हेल्प होगी, चाहे वो 3 घंटे का ही हो या 4 घंटे। और फैक्चुअल जो चीजें हैं उनको जरूर रिवाइज करें, क्योंकि वो वॉलेटाइल होती हैं, वो आपके दिमाग से निकल भी चुकी होंगी। और अगर आप लास्ट दिन रिवाइज करते हैं तो आपके दिमाग में एक सबकॉन्शियसली मेमोरी बिल्डअप होती है, जो अगले ही दिन, जैसे हम कई बार आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन या कॉलेज टाइम पे जो आप एग्जाम देते हैं उसमें एक अप्रोच स्टूडेंट फॉलो करते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ो, अगले दिन अच्छा खासा अटेम्प्ट भी कर लेते हो, स्कोर भी कर लेते हो। द सेम थिंग कैन हैपन हियर ऑल्सो, कि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट वहां से अगर 4-5 क्वेश्चन भी बने तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी गलत नहीं होगी। बट जैसे ही मेमोरी 2 दिन 3 दिन पुरानी होती है तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन द डे बिफोर एग्जाम इज द बेस्ट डे। तो ये 3 दिन को आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे 2-3 और कुछ बेसिक चीजें हैं कि आप एग्जाम सेंटर पे एक दिन पहले जरूर पहुंचे, 19 को आप पहुंच जाएं। एग्जाम सेंटर को भी देखें, अगर आपकी ही सिटी में है तो गुड इनफ, अगर वहां से दूर है तो आप ट्रैवल करके एक दिन पहले जरूर जाएं। अगर 2 से 3 घंटे का है तो आप मॉर्निंग में भी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम ऑलमोस्ट आफ्टरनून में ही स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास समय भी काफी रहेगा। आप मॉर्निंग में भी निकलते हैं 5 बजे 6 बजे, 2 से 3 घंटे का ट्रैवल किया जा सकता है। बट फिर भी बेस्ट इज गोइंग 1 डे बिफोर देयर, और आप वहां पे जाके रिलैक्स करो। रिलैक्स मतलब एक्लमेटाइज हो कि हाँ भाई मैं एग्जाम सेंटर के आसपास ही हूँ, और मुझे कुछ भागम दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अगर मुझे पैदल भी ट्रैवल करना है या ऑटो से ट्रैवल करना है तो 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स में आराम से ट्रैवल करके जाओ। तो स्टेइंग के रिगार्डिंग ये रहेगा। उसके अलावा जैसे खाने पीने का है, ये भी कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो मतलब कई बार हम एग्जाम से पहले कुछ स्ट्रेस ईटिंग भी हो जाती है, कुछ आउटसाइड ईटिंग भी हो जाती है, तो प्लीज उसको अवॉइड करें, क्योंकि दैट माइट कॉज सम ट्रबल। तो यहाँ पे जितना सिंपल फूड हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, जो भी चीज आपको सुटेबल लगती है, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग चीजें सुटेबल रहती है, तो आप उन चीजों को अपने डाइट में ही रखें, नई चीज बिल्कुल ऐड ना करें। आउटसाइड फूड को तो बिल्कुल भी ऐड ना करें, तो वो चीज भी आपको एक हेल्दी पर्सपेक्टिव से भी रखेगा। एंड इसी में एक और चीज, स्लीप वाली चीज भी है। कई बार हम ये भी कोशिश करते हैं कि एग्जाम से पहले बिना सोए ही मतलब सारा टाइम यूटिलाइज करें रिवीजन में। बट लास्ट के देखो आपने ऑलरेडी काफी टाइम से आप लगे हुए होंगे, मेहनत कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 3-4 डेज आप अपने माइंड को भी थोड़ा सा एक रेस्टिंग में लेके आओ। एटलीस्ट 6 आवर्स की तो स्लीप आप इंश्योर करें कि मुझे सोना ही सोना है, और फिक्स टाइम पे आज जितने बजे सोओगे 17 को भी वही टाइम, 18-19 को भी वही टाइम आप रखें, तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। और रिलैक्स माइंड जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए बेस्ट होता है। माइंड टायर्ड है, स्ट्रेस में है, तो आती हुई चीजें भी याद नहीं आएंगी। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आप अपने मतलब खाने पीने का, थोड़ा माइंड का इस तरीके से ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो, अब आप एग्जाम सेंटर में एंटर कर गए, तो जो बेसिक चीजें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको जरूर पढ़ें। आपका एडमिट कार्ड वहां पे जो अगेन के आई कार्ड कौन सा लेके जाना है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत आईडी कार्ड लेके चले गए या जिसपे कुछ दिख नहीं रहा, फोटोज लेके जानी है, ये सारी चीजें इंश्योर करना। पेन है उसको आप इंश्योर करें, जो भी आप पेन यूज करते हैं, ठीक है। तो इस आप रखेंगे। और
जैसे ही आप एग्जाम सेंटर, मतलब जो भी टाइम दिया हुआ है, लगभग आई थिंक 11:30 इज द लास्ट एंट्री टाइम। प्रदीप सर 11:15 11:15 10:15 to 11:15 ओके। तो जो भी आपका लास्ट टाइम है, आप उससे पहले आराम से एंटर हो जाओ, फिर एग्जाम सेंटर पे बैठो। उसके बाद जैसे ही एग्जाम सेंटर में है, आप सिंपल चीजें कि जो भी आपको फिल करना है वो आप अच्छे से फिल करें, क्योंकि कई बार आपसे मिस्टेक हो जाती है, रोल नंबर गलत फिल कर दिया या कोई और इन्फॉर्मेशन आपने गलत फिल कर दी, और वो अननेसेसरली माइंड में फिर से स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो आप आराम से एक एक चीज को इंश्योर करें, 2 3 OMR जो फिल करनी है वो भी। ये चीजें जब एग्जाम, रियल एग्जाम शुरू होगा तब बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हर एग्जाम, जो लोग पहले दे चुके हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, दे आर मतलब दे नो एंड दे आर यूज्ड टू इट ऑल्सो। बट जिनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट है उनके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमें सब चीजें नई नई लगती हैं, ठीक है। तो उस चीज में आप ज्यादा वो नहीं, एक सिंपल OMR रहती है, आपको उसको फिल करना है, 4 के नीचे 4 किया, तो उसमें जल्दीबाजी नहीं करनी। मेरे कहने का मतलब ये है, किसी भी चीज को लेके एक लिस्ट बनाएं कि ये चीजें मुझे कैरी करनी है, 1 2 3 4, फोटोज, ID कार्ड, एडमिट कार्ड, उसका प्रिंट ले लिया है, कलर प्रिंट लेके रखें ताकि कई बार ब्लैक एंड व्हाइट और वो, तो अपना इंश्योर करो इन सारी चीजों को। उसके बाद आप आराम से पहुंच गए। अब हम बात करते हैं जो, अगेन मैं हमेशा मतलब, बेसिक थिंग्स आर द बेस्ट वन जो हमें एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करती है। फर्स्ट थिंग, आपको जैसे ही पेपर मिलता है तो हम एक सीक्वेंस से अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। तो मैं ज्यादा चीजें, मतलब आपको ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, बहुत कम कम चीजें बताऊंगा ताकि आप उन्हीं चीजों को अप्लाई करें। पहली चीज जो हर स्टूडेंट को हेल्प करती है और मुझे भी काफी हेल्प किया, दैट इज रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली और आराम से, ठीक है। जैसे मान लो अभी मैंने, मान लीजिए इकोनॉमी का एक PYQ आप लोगों के सामने खोल के रखा हुआ है, मैं बताऊं। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई कुबेर, या कोई भी और क्वेश्चन आपके पास आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब वहां पे आपको 3 स्टेटमेंट दी। नंबर 1 कि इंडिया शेयर इन ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ मिलेट इज मोर देन 50%। तो यहाँ पे आपका पेन जो है वो चलना चाहिए कि पूछ रहा है इंडिया शेयर मिलेट, कीवर्ड मोर देन 50%। नेक्स्ट में मान लीजिए द टॉप इंपोर्टर ऑफ मिलेट, इंपोर्टर और ये कंट्रीज हैं। नेक्स्ट है इन इंडिया अपीडा हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स दिस। तो एक एक वर्ड आप आराम से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो लास्ट तक, ठीक है। इसमें फास्ट नहीं करना, आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, आप आराम से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, डोंट वरी अबाउट इट। बट हाँ, इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे तो आपको बार बार एक तो क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और फिर जिन स्टेटमेंट्स में आप बिल्कुल श्योर हैं, जहां कांटा लगाना है वहां कांटा लगाते हुए चलो साइड में, कि हाँ स्टेटमेंट नंबर 1 आई नो इट इज फॉल्स, तो कांटा लगा दिया। स्टेटमेंट नंबर 2 आई नो इट इज ट्रू, तो आपने टिक लगा दिया। क्योंकि हो सकता है कई बार हमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट नहीं पता है बट 2 पता है, तो उस टाइम पे दोनों आइडेंटिफाई करी और उसके हिसाब से जो आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एलिमिनेशन टेक्निक भी काफी काम करेगी। एक को गलत करने से भी आपका आंसर आ रहा होगा, कई बार वो स्टेटमेंट बहुत सिंपल होती है, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट आपको 4th नंबर पे मिलेगी, जो आपको पता है कि ये दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट कई बार हम हड़बड़ाहट में चौथी स्टेटमेंट तक पहुंच ही नहीं पाते, हम 3 तक 2 तक ही कि भाई चलो अगले क्वेश्चन में कूद जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना, अपना कंप्लीट रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली, नंबर 1। फिर जो ऑप्शंस है, एक बार के लिए आप ये ट्राई करो कि अगर बिना ऑप्शन देखे आप आंसर निकाल सकते हैं, और ये टेक्निक स्पेशली उन क्वेश्चंस में एप्लीकेबल रहती है जहां पे आपका सिंगल आंसर वाला क्वेश्चन होता है, कि भाई ये मल्टीपल MCQ वाले क्वेश्चंस में उतना अप्लाई नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ मेजर, तो आप एक बार तो नॉन टैरिफ को रिकलेक्ट करने की कोशिश करो कि टैरिफ क्या है, नॉन टैरिफ क्या है, और नॉन टैरिफ में कौन सी चीजें होंगी। फिर आप ऑप्शंस को लास्ट तक अच्छे से पढ़ें। कई बार क्या होगा, आपको पहला या दूसरा ऑप्शंस ही आपको आंसर में मिल जाएंगे और आप बहुत खुश हो जाओगे, आप मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। आप 3rd और 4th को स्किप कर देते हैं, दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक। और मैंने एक बार ये मिस्टेक करी थी 2015 प्री, एंड आई कुड नॉट क्वालिफाई दैट प्री इवन दो माय प्रिपरेशन वाज गुड, और मैंने बहुत टेस्ट भी लगाए थे, आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट, बट वो चीज बैकफायर करती है जब हम एग्जाम को लाइटली ले लेते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं
ऑप्शंस को स्किप कर देते हैं जस्ट सो वी थिंक कि हमने आंसर पा लिया है, बट जब तक आपने चौथा ऑप्शन नहीं पढ़ लिया तब तक आप अगले क्वेश्चन पे नहीं बढ़े। ये आप थंब रूल बना के चलें। ओनली 2 थिंग्स आई एम सेइंग। नंबर 1, क्वेश्चन कंप्लीटली पढ़ना है लास्ट तक, बहुत आराम से पढ़ना है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। एंड नंबर 2, ऑप्शन चारों पढ़ने हैं। नो मैटर व्हाट की अगर आपको पहले भी ऑप्शन में आंसर मिल गया है और नो मैटर कि आप 100% कॉन्फिडेंट है कि आंसर तो 1 ही होगा या 2 ही होगा, बट मार्क माय वर्ड्स, गो टिल 4th ऑप्शन। दिस विल हेल्प यू अलॉट। अगर आप 2 से 3 सवाल भी इससे सेव कर पाए तो ये आपके सिलेक्शन को एंश्योर कर सकता है। और क्योंकि मार्जिन नहीं रहती, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट दे आर एट द मीन। अगर कट ऑफ 50% जा रही है तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट विल बी लाइंग बिटवीन 55 to 45। तो अगर आप 45 की रेंज में आ रहे होगे तो आप 50 प्लस हो जाएंगे, और अगर आप 55 पे आ रहे होगे तो आप अपनी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स के कारण 50 डाउन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। दिस इज सिंपल सी चीज है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, फास्ट रीडिंग नहीं करनी। एंड वन मोर थिंग, इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। आई ऑलवेज से माय स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट की देखो, ये आप मान के चलें कि आपकी जो इंट्यूशन है, आप ये मानो कि वो बिल्डअप ही आपकी मेमोरी पे हुई है। ठीक है, क्योंकि आपने जो भी कुछ सीखा, हमें सही गलत एक जो अंदर से भाव आता है, आपको आंसर का भी भाव आता है कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है। जब पूरी श्योरिटी नहीं होती बट आपका मन कह रहा होता है कि ये हो सकता है, तो आपको मतलब 95% केसेस में अपने इंट्यूशन पे पूरा भरोसा करना चाहिए। अगर नहीं भरोसा करते तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आ सकते हैं, बट पूरा भरोसा करें कि हाँ, आप अपनी इंट्यूशन को मानेंगे ही मानेंगे। ठीक है, जो इंट्यूशन मतलब इंट्यूशन लाइक जो आपको पहला आंसर लगा था, ठीक है, कि भाई मुझे तो आंसर, मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि मान लीजिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन टैरिफ बैरियर वाला ये इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, फाइटोसैनिटरी, ऑल ऑफ द अबव। तो अभी ऑल ऑफ द अबव वाला भी काफी चल रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट ये आपने देखा कि हाँ चारों हैं, या चौथे की जगह कुछ और होता है और आपको लगा कि हाँ भाई बी इज द राइट आंसर, एंड बट मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरी इंट्यूशन यही कह रही है। तो हो सकता है आप पहले बार के लिए उसको मार्क मत करो, बट अगेन अगर आपको मार्क करना है तो आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखें। सो दिस विल हेल्प यू अलॉट। कई बार हम ओवर थिंक करते हैं कि ये स्टेट पीसीएस एग्जाम है, सिविल सर्विसेज एग्जाम है, यहाँ पे आपको जबरदस्ती गलत कराने की कोशिश कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा ओवर थिंक करके अननेसेसरली अदर जो आंसर्स होते हैं उनमें से आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो, और आपका मन आपको सेटिस्फाई भी कर देता है कि नहीं नहीं, जो मुझे आंसर लग रहा है वो आंसर नहीं है, आंसर तो दूसरा है, और आप अपने आप को वहां पे ले आते हो जो गलत आंसर होता है। तो हमेशा जब भी भरोसा करना है तो अपने पहले आंसर पे भरोसा करना, दूसरे पे तभी भरोसा करना है जब आप इतने श्योर हो कि भाई 100%, मतलब कोई भी मुझे आके कह दे आई एम राइट नाउ 100% श्योर कि जो दूसरा मैंने चेंज किया है यही आंसर हो। आइदर डू नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, और अगर अटेम्प्ट करना है तो अपनी इंट्यूशन पे अटेम्प्ट करें। ठीक है, स्लीप साइकिल के बारे में, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन आपको हर सवाल में तो नहीं देखने को मिलेगा, बट देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आपको एलिमिनेशन हेल्प करेगा, और ये सारा प्रिपरेशन का ही खेल होता है। जितनी आपने पढ़ाई कर ली है, और उसमें वो चीज भी हेल्प करेगी जब आप लास्ट क्वेश्चन तक, लास्ट ऑप्शन तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसी में एलिमिनेशन हेल्प करता है कि एक ऑप्शन वो मिल जाए जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है या एब्सोल्युटली राइट है। तो पता चला कि जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है वो तीनों में है, एक में नहीं है, तो एलिमिनेट हो गया। एक जो एब्सोल्यूट राइट है, जो आपको पता है बाकी में कंफ्यूजन है, पता चला वो एक में ही है, या पता चला वहां पे करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा है। एक ये चीज भी आप बिल्कुल जरूर ध्यान रखें कि आपसे वो इनकरेक्ट पूछ रहे हैं या करेक्ट पूछ रहे हैं, क्योंकि कई बार हम फ्लो में करेक्ट मार्क करके आते हैं। इलेक्शन कमीशन का एक क्वेश्चन आया था एचसीएस में, एंड इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन कि उसमें 3 मेंबर होते हैं, ये फंक्शन होते हैं, एंड 70% ऑफ द स्टूडेंट उन्होंने गलत किया था। उसको ओनली 30% स्टूडेंट सही कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने वो पढ़ लिया था कि लास्ट में इनकरेक्ट पूछा था, और जो करेक्ट वाला था वो पहला ही ऑप्शन रहता है। अगेन हैप्पी भी हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि पहले को हमेशा डाउट करने लग जाओ। मतलब एक न्यूट्रल अप्रोच रखो कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। ठीक है, तो एलिमिनेशन तक आप तभी पहुंच पाएंगे व्हेन यू आर अटेंटिव एंड यू हैव रीच्ड टिल द 4th ऑप्शन।
तो गिव योरसेल्फ दैट अपॉर्चुनिटी, दिस विल हेल्प यू। एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा जरूर कर पाओगे, तो उससे आपको काफी फायदा होगा। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज, एक और पैटर्न जो हमने नोट किया है जीपीएससी में, दैट इज थोड़ा सा ऑल ऑफ द अबव वाला पैटर्न है कि यहाँ पे कई ऐसे सवाल हैं जहाँ पे अगर मान लीजिए 3 ऑप्शन है, चौथा है ऑल ऑफ द 3, तो वेरी गुड चांसेस कि दैट इज द राइट आंसर, या ऑल ऑफ द अबव में जा रहा है। तो अगर कोई कंपेलिंग रीजन नहीं है किसी ऑप्शन को गलत करने का, एंड आप थोड़ा सा आपको लगता है कि भाई इसको लिया जा सकता है सही की कैटेगरी में, तब आप ऑल ऑफ द अबव पे जा सकते हैं। बट अगर कोई स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तो हर एक में ऑल ऑफ द अबव नहीं जाना। बट जो भाई जो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, तो उसको तो आप गलत करके ही तो आगे बढ़ेंगे। उसमें ऐसा थोड़ी है कि वहां पे ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है तो आप ऑल ऑफ द अबव में ही जाएंगे, नहीं। बट मेरा कहने का मतलब है कि 4 स्टेटमेंट है, 3 आपको पता है कि सही है, चौथी आपको लगता है कि सही हो सकती है, बट यू आर नॉट श्योर, तो अपनी पढ़ाई पे भरोसा करें कि यार ये मैंने ऐसा तो नहीं पढ़ा कि दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट मैं श्योर नहीं हूँ, बट एक ऑप्शन आपको ऑल ऑफ द अबव वहां मिल रहा है, तो मे बी यू कैन ट्राई टेकिंग अ रिस्क। ये रिस्क ही होगा, बट दैट रिस्क कैन बी टेकन। एग्जाम में कुछ रिस्क हमें लेने पड़ते हैं, और ये काफी कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा, क्योंकि जितने पैटर्न में अभी तक क्वेश्चन हमने एनालाइज किए यूपीएससी में, मैं आपको बताता हूँ साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक एक ऐसा पोर्शन है जो till last UPSC 2024, all of the above is the most probable answer in science and tech question. No matter कि क्या क्वेश्चन है, कितनी डेप्थ है, तो आप 2025 में भी यूपीएससी में वो पैटर्न देखेंगे, जहां तक मुझे लगता है रहेगा। क्योंकि कुछ पैटर्न्स रहते हैं जो स्टेबल होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड मान लो एक क्वेश्चन है, तो वो आपको ऑप्शन ही ऐसे देते हैं, बिकॉज दिस इज अ फिल्टर राउंड। एक बात इसको समझो, यहाँ बहुत ज्यादा नॉलेज टेस्ट नहीं करी जा रही, तो आप फिल्टर होने से बचें। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक आम आदमी को जो चीजें पता होना चाहिए, तो ज्यादा नहीं, मतलब जितना पढ़ा है अपने आप पे भरोसा रखें। तो एक ये चीज है ऑल ऑफ द वाली, बट उसमें कैलकुलेटेड रह के चले। मतलब रिस्क लेना है तो डेफिनेटली लिया जा सकता है, बट ये नहीं कि मान लो 10 क्वेश्चन बच गए हैं और 10 में फिर ऑल ऑफ द अबव ही मार्क करके आ गए, ऐसा नहीं। जहां जहां कैलकुलेटेड रिस्क लेने की पोजीशन में आप हैं, 4 में से 3 स्टेटमेंट आपको पता है, एक में कंफ्यूजन है, 3 में से 2 पता है, एक में कंफ्यूजन है, 2 में से 1 पता है, एक में कंफ्यूजन है, 50-50 है, तब भी यू कैन टेक कि बोथ माइट बी द राइट आंसर, अगर वहां पे ऐसी सेटिंग हो पा रही है तो। ठीक है, और स्पेशली इस टाइप के जहां पे 1 2 3 4 होता है, और फोर्थ में आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है कि ऑल 3, या ऐसा ऑप्शन मिले ए एंड सी टुगेदर, तब काफी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रख सकते हैं। ये एक ऊपर ऊपर, मतलब हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे, वहां से जितना पैटर्न हम समझ पाए, और जितने प्री वी हैव क्वालिफाइड उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, तो वही हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। एंड वी बिलीव दैट दिस विल हेल्प यू अलॉट, और आप आराम से काम माइंड के साथ इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट मतलब ओवर यूजेस किसी भी चीज का नहीं करना, कि रिस्क भी आप ओवर ना लें। ठीक है, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि प्रदीप सर, कट ऑफ सर, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द कट ऑफ, 1/3 कट ऑफ या नेगेटिव मार्क सर? सॉरी, नेगेटिव सर नेगेटिव मार्क पिछले साल तो 0.30 था, बट इस बार आई थिंक मेंशन तो नहीं किया गया, लेकिन 1/3 ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 0.30 और 0.33 दोनों में से एक है, बट कंफर्म नहीं हो पाया। 1/3 ही बता रहे हैं। पिछली बार 0.30 मैंने देखा था, 1/3 ही बता रहे हैं इस बार। ओके सर, ठीक है। और बाकी एक बार मैं प्रदीप सर से कहूंगा कि सर जो पिछले जीपीएससी की कट ऑफ है, एक बार उनका भी स्टूडेंट्स कुछ कट ऑफ रिगार्डिंग क्वेश्चन चाह रहे हैं, एंड आई थिंक यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दीज क्वेश्चंस की पहले क्या कट ऑफ रही, और एक स्टेबल हम, मेरा मतलब कट ऑफ इस बार क्या रहेगी उस क्वेश्चन को तो हम आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि दैट इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच थिंग्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट एक बार मोटा मोटा हम बात कर सकते हैं कि पिछले ट्रेंड को देखते हुए क्या कट ऑफ रही हैं, और हमारे लिए एक सेफ अटेम्प्टिंग, क्योंकि ये चीज डिपेंड करती है एंटायरली अपॉन द लेवल ऑफ द पेपर। अगर पेपर का लेवल इजी है तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, पेपर का लेवल टफ है तो कट ऑफ नीचे जाएगी। जैसे हरियाणा
19, कट ऑफ वाज 65%, 130 आउट ऑफ 200. उसके नेक्स्ट टाइम 70, 69 was the cut off out of 100. This year cut off was 43, general category I am talking, out of 100. तो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द, वही स्टूडेंट होते हैं, वही पेपर के लेवल पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं. बट सर स्टिल एक बार बता दीजिए प्लीज मोटा मोटा. थैंक यू अमित सर. સો બધાનું હવે પ્રણામ. તમે રિક્વેસ્ટ આપું છું કે તમારા કેમેરાને ઓન કરી લઉં, और क्योंकि जब चेहरे देखते हैं तो एक कनेक्शन फील होता है और चीजें बेहतर कम्युनिकेट की जाती हैं. यस, थैंक यू हेतवी, थैंक यू वैभव. आई हैव क्वालिफाइड 4 प्रीलिम्स लास्ट, बैक टू बैक मैंने चारों साल दिए हैं. दासा सर का जो फेज था उसमें मैंने इंटरव्यू भी दिया है, और क्या जबरदस्त एक्सपीरियंस रहता है जीपीएससी का. मतलब यूपीएससी से भी बेहतर कंडक्ट एग्जाम मुझे लगा. एकदम हैसल फ्री प्रोसेस रहता है. आप जाते हो और अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हो, पेपर देके आ जाते हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता. पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा हो गया है. स्टार्टिंग में सिंगल लाइनर आते थे, बट पिछले 2-3 साल से इतने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो बच्चा रेगुलर मेहनत कर रहा है उसके लिए चीजें आसान हो गई हैं. पहले क्वेश्चन 400 आते थे तो वी कैन अफोर्ड लीविंग सम क्वेश्चंस. जैसे मैं आउटसाइडर था तो मैं 50 क्वेश्चन आते थे गुजराती के, तो मैं उनको टच भी नहीं करता था. और बट बाकी जो चीजें होती थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो अच्छी होने की वजह से मैं क्वालिफाई कर लेता था. तो कट ऑफ के बारे में आप देखोगे कि लगातार कट ऑफ का ट्रेंड बढ़ रहा है. स्टार्टिंग में 400 में से एक बार 116 रही, फिर 142 रही, 143 रही, अब लास्ट ईयर 179 पॉइंट कुछ रही. तो मतलब 50% से ऊपर तो अभी भी नहीं जा रही है. और कट ऑफ को लेके एक सिंपल सा रूल होता है कि ये कोई एक सर्टेन नंबर तो है नहीं जो हमें पहुंचना है क्वालिफाइंग का. हमें बस औरों से बेहतर रहना है. सिंपल सा रूल तो यही होता है कि अगर एवरेज स्टूडेंट उसको कर पा रहे हैं तो मैं उससे 5-7 क्वेश्चन ज्यादा कर पाऊं, इतना ही रिक्वायरमेंट होता है. तो इस बार 200 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने. तो सबसे मेजर बात तो ये होगी कि आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं और कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वो एक गेम चेंजर होगा. बिकॉज 200 क्वेश्चन को 3 घंटे में अटेम्प्ट करना वो काफी चैलेंजिंग होने वाला है, और आपको 200 सर्कल फिल करने पड़ेंगे. बिकॉज यूपीएससी में 4 ही ऑप्शन आते हैं, लेकिन वहां 5 आते हैं. अगर आप अटेम्प्ट नहीं भी कर रहे हो तो आपको 5वां सर्कल भरना पड़ेगा, ई ऑप्शन. तो ये मान के चलो कि 20 मिनट तो आपके सर्कल फिल करने में चले गए. तो आपके पास इफेक्टिवली 2 घंटे 40 मिनट ही है. तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो ये था कि 12 बजे आपको पेपर मिलेगा, ठीक है, मतलब 10 मिनट पहले ही दे देते हैं. तो जैसे ही 12 बजे पेपर आप खोलोगे उस पे, तो स्टार्टिंग से ही वो अर्जेंसी रखना कि मुझे एक एक सेकंड को बचाना है. तब जाके आप 200 क्वेश्चंस कर पाओगे 3 घंटे में. बिकॉज मैथ्स भी आने वाला है उसके अंदर, वो मैथ्स भी सोल्व करना है, ठीक है. तो आप 12 बजे स्टार्ट करो, और पहले 30-40 मिनट में वो क्वेश्चन कर डालो जो सिंपल 1 लाइनर आएंगे. क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करो. मान लो क्वेश्चन आया कि हड़प्पा की कौन सी साइट है जो हरियाणा में है, राजस्थान में है, ये कौन सी ये बुक किसने लिखी है. ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगने वाले हैं. तो ऐसे करके आप विद इन 30-40 मिनट्स आप क्वेश्चन नंबर 200 तक पहुंच जाओगे. और इससे आपको एक फायदा ये होगा कि आप इजी क्वेश्चन सारे कर चुके होगे विदाउट एनी प्रेशर और एरर, जो कि लास्ट में एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं. दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है, कि लंबे क्वेश्चंस हैं या फिर फैक्चुअल हैं या फिर सिंगल लाइनर्स हैं. सो यू कैन हैव आइडिया कि मुझे अब 200 में से कहाँ जाना है. तो मैं तो ऐसे ही करता था कि पहले सिंपल क्वेश्चन कर लिए 40-50 अपने जो भी आते थे, उसके बाद फिर से एक नंबर पे आता था और फिर मैं वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करता था जो इजी हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, साइक्लोन के, पॉलिटी के, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के, जिसमें मुझे कंफ्यूजन नहीं है, बस मुझे अच्छे से पढ़ के और मार्क करना है. ऐसे करके फिर से मैं 200 तक पहुंच जाता था. और इसमें आप ऐसा करो कि जब आप स्टार्ट करते हो तो 2:10 तक जितने क्वेश्चन आपने कर लिए, ठीक है, 2:10 पे अपनी ओएमआर फिल करना स्टार्ट कर दो. और 2:10 से 2:30 का जो टाइम पीरियड होगा उसमें आप अपने सर्कल फिल कर लो. आपको 20 मिनट लगेंगे एग्जैक्टली. और फिर आपके पास आधा घंटा होगा, और फिर उस आधे घंटे में सिर्फ वही क्वेश्चंस बचे होंगे जहां आपको एलिमिनेशन करना होगा, थोड़ा सा टफ कॉल लेने होंगे, इंट्यूशन यूज करना होगा. तो उसमें ऐसा हुआ कि आपके पास प्रेशर नहीं रहेगा
कि मान लो ऐसा क्वेश्चन था जो मेरा छूट भी गया, तो उससे मैं बाहर नहीं होने वाला हूँ। रेदर देन अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो और लास्ट में पता लगे एक सिंपल क्वेश्चन था इंडस वैली का, वो भी गलत हो गया प्रेशर में, सर्कल गलत फिल कर दिया और दूसरे सर्कल को भी वो खराब कर देगा। तो ये तो स्ट्रेटेजी रहने वाली है, और टफनेस और इजीनेस जो आएगी उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जज कर पाओगे बेहतर, कि अगर मैं 150 करूं 160 करूं, है ना, तो वो उसी से सॉल्व होगा। दूसरा कुछ जनरल सी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी, मतलब मैं बता देता हूँ जो मैंने नोट डाउन करी हैं। आपके पास वहाँ लॉकर की फैसिलिटी होगी, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी रहती है हर बार, आप अपने जो वैल्यूबल्स हैं वो रख पाओगे। तो वो अपने साथ लेके जाना, अपना बैग है वो कमरे के बाहर भी रखने देते हैं, और जहाँ कमरे में रखवाते हैं जहाँ लॉकर होता है वहाँ जीरो मतलब थ्रेट है, तो वो चीज आप इंश्योर करना। दूसरा, आपको रोल नंबर में बैठक नंबर भरना होगा। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, एक कंफर्मेशन नंबर होता है, एक बैठक नंबर होता है। तो वो रोल नंबर में कई बच्चे कंफर्मेशन भर देते हैं, तो वो बैठक नंबर आपको भरना होगा। दूसरा, कुछ पैटर्न मैंने ऑब्जर्व करे, जैसे गुजराती का अगर क्वेश्चन आता है कोई, अगर ऑप्शन में झावेरचंद मेघानी है तो 100% वही है। पिछले 7 साल में कोई क्वेश्चन उठा लो, झावेरचंद मेघानी अगर ऑप्शन में है तो वो होगा। अभी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, सॉरी सब इंस्पेक्टर का, ऑप्शन में झावेरचंद मेघानी था, वही उत्तर था। ठीक है। इसके बाद इकोनॉमी में आप डेटा बहुत ध्यान से पढ़ना। इकोनॉमी के क्वेश्चंस जैसे लास्ट ईयर जो हुआ 50 क्वेश्चंस आए थे, आई वाज एबल टू सोल्व 45 क्वेश्चंस, लेकिन उसमें क्वेश्चन बड़े दिखेंगे आपको देखने में, दिस मिनिस्ट्री हैज कंट्रीब्यूटेड दिस दैट, बड़ा सा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन वहां डेटा जो होगा ना वो उस पर खेलेंगे, कंसेप्ट पे बहुत कम करेंगे। इतना इतना हजार दे दिया है, इस मिनिस्ट्री ने दिया है, इतना अमाउंट होगा, सिर्फ इन लोगों को प्रॉफिट देंगे। जो एलिमिनेशन वाला टेक्निक है ना, वो इकोनॉमी में 70-80% लगेगी। कंसेप्ट तो कुछ रहेंगे, जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, बट उसके बाद जो भी है प्योरली एलिमिनेशन से आप अभी तक तो होते थे, और आई गेस आगे भी होंगे। ट्राइबल में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो डांग डिस्ट्रिक्ट 80-90% डांग वहां पर मिलेगा आपको। कॉन्फ्रेंस कोई भी आ जाए, गांधीनगर 90%, ठीक है, गांधीनगर की गिफ्ट सिटी और वगैरह 95% मीटिंग यहीं पे होती है। कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो जाए, कोई सबमिट हो जाए, कोई प्रधानमंत्री का विजिट हो, इस प्रकार से। ठीक है। इंडस वैली पे एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, और पर्टिकुलरली प्रोटो शिवा शिवा के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। उस पे एनिमल कितने हैं, वो शिवा है, मेल गॉड है, उस पे एक क्वेश्चन तो आपका मार्क माय वर्ड वो आने ही वाला है। एक क्वेश्चन लाइब्रेरी पक्का आएगा, 8-10 लाइब्रेरी हैं, राजकोट वाली, सरदार वल्लभ भाई वाली, झावेरचंद वाली, उसमें से एक क्वेश्चन हर बार वो देते हैं, और मैच द फॉलोइंग देते हैं, तो आपको अगर 2 लाइब्रेरी भी पता है तो भी आप कर पाओगे। ये क्वेश्चन मैं हर बार ठीक कर लेता था बस, और तो मैं नहीं कर पाता था। एक कोई फेस्टिवल जो होता है, जो मेड़ो करके बोलते हैं, मेला, तो वो पक्का आएगा एक क्वेश्चन, उसको मैच द फॉलोइंग में अभी भी आए हैं। इसके बाद नेगेटिव जो होता है ना, वो गेम चेंजर होने वाला है इस बार। 200 क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे बच्चे हड़बड़ाहट में नेगेटिव भी करेंगे। जैसे आपको डॉक्टर मित ने बताया ना कि आप अटेम्प्ट कैसे करते हो, और लास्ट में ऐसा होता है कि 200 मतलब आपके क्वेश्चन रह गए 145 ही, पेपर टफ था लेकिन आप 145 देके घबरा गए और आपने उस चीज को 180 तक पहुंचा दिया, सी भर के, और वही गेम चेंजर होने वाला है। तो नेगेटिव का बहुत ध्यान रखना है, एक भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए जो सिली मिस्टेक से। मैथ्स में क्वेश्चन अगर टफ आ जाते हैं तो वहां पे गलती क्या करते हैं कि आप सोल्व करने बैठ जाते हो और एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा देते हो। तो पहले वो क्वेश्चन सोल्व कर लो, मतलब पहले राउंड में तो छेड़ो ही मत उनको। सेकेंड राउंड में जब आप सोल्व करते हो तो वो क्वेश्चन कर लो जो रीजनिंग के हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, डाइस वाले क्वेश्चन हो गए, एज, एवरेज, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप स्टार्ट करोगे ना तो आप कंफर्टेबली एंड कर पाओगे विदाउट एनी मतलब कंफ्यूजन। लेकिन अगर आपने कोई मान लो जीपी, एपी ऐसा कुछ स्टार्ट कर लिया और उसमें आप फिर पैटर्न अरेंजमेंट बैठा रहे हो कि बी के साइड में सी है, डी है, आप पैटर्न लगा लगा के देख रहे हो और आपको फिर ये लगता है यार इतना इतना इन्वेस्ट कर दिया, अब तो मैं इसको छोड़ो ना, और उसमें इतना टाइम निकल जाता है कि बाकी चीज फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो आप इसमें ध्यान रखना, 25 क्वेश्चन मैथ के एक्सपेक्टेड हैं, आप 15 कर लेते हो ना तो मेरे हिसाब से वो ठीक रहेगा, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन टफ आएंगे और वो कोई भी नहीं कर पाएगा। उसमें आप ना उलझोगे तो भी आप कट ऑफ से मतलब ऊपर रहोगे। पीवाईक्यू जो है, गुजरात की जो पीवाईक्यू हमने दिए थे आपको पिछले 7 साल के,
वो 2 बार जरूर कर लेना, बिकॉज उसमें से ही रहता 30-40% तो ना। तो वो और उनके ऑप्शंस भी हैं, उन्हीं ऑप्शंस को घुमाया जाता है बार 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 बार, वो आप जरूर कर लेना। और करंट अफेयर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं गुजरात की, एक मैंने कल भी करी थी, बजट भी अपलोड हो चुका है। तो 25 में से 4-5 क्वेश्चन तो गुजरात करंट के भी रहने वाले हैं, तो आप उसको भी अच्छे से कर लो। तो गुजरात 25 में से आपका टारगेट मेरे हिसाब से 15-16 होना चाहिए एटलीस्ट, इंक्लूडिंग करंट अफेयर, वो हमारे PYQ से और करंट की 2 वीडियो से हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एलिमिनेशन मतलब जो ऑल ऑफ द अबव है, मैंने भी ऑब्जर्व किया 10 में से 9 क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव लगता था, एक्सेप्ट मतलब स्टेटमेंट बहुत वेग नहीं है, बहुत ज्यादा क्लियर कट दिख रहा है कि भाई जनरल से स्टेटमेंट है। और एक रूल देखो, हमने भी ये सीखा था, जब तक किसी स्टेटमेंट को गलत करने का आपके पास एविडेंस ना हो उसको सही मानो। ठीक है, जबरदस्ती गलत मत करो। तो ऐसे ऑप्शंस में ऑल ऑफ द वो चलता था और अभी भी चलता है। ठीक है। इस बार थोड़ा सा हम गैस कर रहे हैं कि यूपीएससी के पैटर्न पर हाउ मेनी आर करेक्ट, ये ऑप्शन यहाँ देखने को मिल सकता है, बिकॉज एचसीएस ने भी इसको अडॉप्ट किया। तो कुछ बच्चे उस हाउ मेनी ऑफ द को देख के शौक ना हो जाएं कि ये क्या पूछ लिया है। अभी तक तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट आता था, इस बार हाउ मेनी ऑफ द करेक्ट भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। और उसमें अगर यूपीएससी की एक मतलब पैटर्न देखा गया था कि टू ओनली, ये यूपीएससी में बहुत सारे ठीक हो गए थे पिछली बार। तो अगर बाई चांस गैस लेना ही पड़े, सब कुछ फेल हो जाओ, तो टू ओनली में ले सकते हो, हाउ मेनी में, मतलब सब कुछ फेल हो जाए तब बता रहा हूँ। साइंस अगर किसी का कमजोर है अभी भी या रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ए वीडियो साइंस मैराथन। ठीक है, डॉक्टर अमित ने ही एक 5 घंटे की वीडियो है, वो मैंने ग्रुप में शेयर करी थी आपको। उसमें कुछ 1500 क्वेश्चन होंगे और वो बहुत ही इफेक्टिव है वो वीडियो, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। आई एंश्योर यू, अगर आप वो कर लेते हो 5 घंटे की वीडियो, स्टैटिक साइंस से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, विद ट्रिक्स करा रखे हैं। ठीक है, वो आप जरूर कर लेना। इसके अलावा जो एक हाई यील्ड टॉपिक्स की लिस्ट आपको सबसे पहले प्रोवाइड करी गई थी, अगर आप अगले 3 दिन में रिवाइज करना चाहते हो लिमिटेड चीजों को, तो वो हाई यील्ड टॉपिक्स जरूर रिवाइज कर लें, बिकॉज उन्हीं टॉपिक से 7 साल में 70% क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप उन्हीं को बार बार करोगे तो बेहतर रिजल्ट ला पाओगे, बिकॉज पॉलिटी के कुछ ही टॉपिक्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे, मतलब 70 चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत में, लेकिन वो 20 टॉपिक से ही 80% क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो और गुजरात की भी मैंने कुछ कुछ चीजें आपको मार्क करके दी है उसमें, तो उस लिस्ट को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये देखी गई कि खासकर इकोनॉमी में, कि मुझे नहीं पता कौन सी गलत है कौन सी सही है, लेकिन मुझे ये जरूर दिखता है कि 2 स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। एक स्टेटमेंट में आप कह रहे हो कि भारत की राजधानी दिल्ली है, दूसरे में कह रहे हो कि भारत की राजधानी लाहौर है। अब मुझे ये नहीं पता कि कैपिटल भारत की क्या है, बट मुझे इतना पता है कि दोनों में से एक सही होगी, एक गलत होगी। तो मैं इस पैटर्न को मैं जब ऑब्जर्व करता था कि ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों एक साथ है उसको काट दो, तो ऐसे करके भी बहुत सारे पॉलिटिक इकोनॉमी के स्पेशली क्वेश्चन सोल्व होते थे। तो ये चीज भी ध्यान रखना आप। ठीक है। और बाकी तो चलो आपने तैयारी जो करी है, बट लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि ये एलिमिनेशन राउंड ही है, नॉलेज तो डेफिनेटली चेक होती है, बट स्पॉन्टेनियस आप कितना रिस्क ले पाते हो, अपनी इंट्यूशन पे कितना भरोसा करते हो, और टाइम मैनेजमेंट कितना कर पाते हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बार देख लेना कि 200 क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं है कि इन 3 घंटों में 200 कैसे करेंगे। पहले बच्चे आराम से मैथ सोल्व करते थे, 6 घंटे मिलते थे और कुछ कुछ पोर्शन छोड़ भी देते थे, लेकिन इस बार अगर आपने पहले घंटे में अगर टाइम टेबल बिगाड़ दिया तो आप बाकी 2 घंटों में आप सर्कल भी नहीं फिल कर पाओगे। तो उस चीज का आप विशेष ध्यान देना। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड 2-10 जैसे ही हो जाए अपने सर्कल फिल कर लेना कंफर्टेबली। ठीक है। तो सर मेरी तरफ से तो यही था, अगर कोई पर्टिकुलर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठाकुर, आप काफी देर से हैंड रेज कर रहे हैं, आप पूछ लीजिए प्लीज। सर गुजरात रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार? ठाकुर, वी कैन एक्सपेक्ट 25 क्वेश्चंस, बिकॉज पहले 50 क्वेश्चन आते थे, तो इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन हाफ हो गए हैं, तो आई गेस कि 25 तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन पिछली पिछली बार काफी कम रहे थे, आई थिंक 9-10 क्वेश्चन पे ही आ गया था गुजरात ना, और हिस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया था। बट 25 क्वेश्चन एवरेज आ सकते हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर ऑफ गुजरात। ओके, थैंक यू सर। सर एक सवाल
ये भी आ रहा है। कंसेंट रिसीट क्या हो रहा है सर? कंसेंट रिसीट सर जैसे जब बच्चों ने फॉर्म भरा था ना, तो इस बार एक कंसेंट फॉर्म भरवाया गया था, जिसमें अगर आप एक्स्ट्रा आपसे कुछ अमाउंट लेते हैं पैसे का, और अगर आप देने नहीं चाहते हो एग्जाम, तो वो आपका मतलब फॉरफिट कर लेते हैं। अगर आप देने जाते हो तो वो रिफंड हो जाता है। ओके। तो बहुत से बच्चे नहीं भर पाए उसको स्टिल, तो कंसेंट के लिए भी एक ऑप्शन दिया गया था कि आप वो कंसेंट फॉर्म डाउनलोड करके और भर के आपको लेके जाना पड़ेगा। तो उसका मैं प्रोसेस ग्रुप में शेयर कर दूंगा अच्छे से, ठीक है, क्या प्रोसेस है। तो अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने, तो ऐसा कोई है जिसने कंसेंट फॉर्म नहीं भरा अभी तक? बाय एनी हाउ चांस मेरे हिसाब से ऐसा कोई होना नहीं चाहिए। अगर किसी ने नहीं भरा है तो वो जो पैटर्न है उसको मैं शेयर कर दूंगा, उसके बगैर एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। ओके सर। वैभव, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन वैभव। सर अगर हम मतलब पेपर के टाइम अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए क्या हमको? अभी इसी पॉइंट पे ही मैं आना चाह रहा था। 1 2 3 4 जो मैंने लिखा था, इसको हम बिल्कुल एंड में लेंगे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है एंड इसमें मैं आप लोगों को एक इंसाइट देना चाहता हूँ जो काफी वैल्यूएबल रहेगी लास्ट के लिए। तो इसको हम लेते हैं। करिश्मा। ओके। सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्वेश्चन सर वो जनरल के लिए कितना मतलब कर सकते हैं? इसको भी हम इसी के साथ ही डिस्कस करेंगे जो वैभव का क्वेश्चन था कि इट इज नॉट अबाउट जर्नल, इट इज अबाउट यू एज एन इंडिविजुअल कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं और क्यों करने चाहिए। ठीक है, उसको ओके सर। हम ले लेंगे अभी। हेतवी, आई थिंक आप कुछ पूछना चाह रहे थे। Good evening, sir. I was going to ask the same question that bare minimum, how many do we need to attempt? ओके, आई थिंक ये एक सबसे लास्ट हमारे डिस्कशन का यही बचा हुआ है कि कितने अटेम्प्ट करके हैं। देखो, एक जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है जीपीएससी के पीवाईक्यूज देख के, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सर ने भी जो क्लासेस लिया है, गॉन थ्रू देम, तो पेपर नो डाउट ठीक लेवल के हैं, बट एक स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किया है। ठीक है, बट जो अभी तक जो हमारा डिस्कशन रहा है, अब आप एक चीज समझिए। देखिए, हमारे पास जो नेगेटिव है वो है 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बस आपको ये चीज बता रहा हूँ, 1/3 का मतलब क्या होता है कि भाई एक नंबर मिलेगा, 1/3 कटेगा गलत होने के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 4 के पेयर से मैं आपको समझाता हूँ। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 1 ठीक 3 गलत। मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। अगर आई एम अटेम्प्टिंग 4 क्वेश्चंस, 4 के पेयर में आप 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, 50 पेयर्स यू विल बी अटेम्प्टिंग। पेयर या ग्रुप मान लो कि भाई 4 क्वेश्चंस के 50 ग्रुप्स, 200 क्वेश्चंस यू हैव। अगर आप 4 के हिसाब से लेते हो, 1 राइट 3 रॉन्ग, तो इसका क्या मतलब है? यू आर एट 0। ठीक है, अब आप पूरा मैथमेटिक्स समझेंगे। मतलब ये है रैंडम। अब आप सोचो रैंडमनेस क्या होती है। अगर मैं सब में सी आंसर मार्क करता हूं, प्रोबेबिलिटी है कि 4 ऑप्शंस में से एक में सी रहेगा, प्रोबेबिलिटी यही कहती है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती किसी एग्जाम में, 0 होती है या 1/4 होती है, 1/4 प्रोबेबिलिटी की इक्विवेलेंट, यानी प्रोबेबिलिटी राइट होने की कितनी है? 4 में से 1/4, क्योंकि आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर मुझे कुछ भी नहीं आता तब भी मेरी प्रोबेबिलिटी 1/4 की ही है। एक्चुअल में नहीं होती, क्योंकि कुछ ऑप्शंस की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है, कुछ की कम रखता है, बट हम मान के चल रहे हैं इक्वल कि ए बी आपके रहेंगे 50, बी भी रहेंगे 50, सी भी रहेंगे 50 और डी भी रहेंगे 50, तब मैं मान के चल रहा हूँ। बट ऐसा डेफिनेटली होगा कि एक या 2 ऑप्शन आपके 55 60 के आसपास रहेंगे, हो सकता है 60 से ऊपर भी मिले। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द मैथ कि आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए एज एन इंडिविजुअल, एज एन स्टूडेंट। देखो, अब जब तक 1/4 या 0 नेगेटिव है, तो सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक अच्छी स्ट्रेटेजी में माना जाता है। प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना अच्छा माना जाता है। ठीक है, उसमें आप वही छोड़ें जो बिल्कुल ही सिर पैर ही नहीं पता। जहां पे थोड़ा मोड़ा भी आइडिया है, कुछ भी है, रिस्क लेना चाहते हो तो ले भी सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने तैयारी अच्छी कर रखी होती है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। बट अगेन, क्योंकि थोड़ा सा चांसेस ज्यादा होते हैं, उसमें भी हम एक चीज को एनालाइज करते हैं कि कौन से ऑप्शंस पिछले कुछ सालों में बार बार देखने को मिले। जैसे हमने आपको आइडेंटिफाई करके बताया कि ऑल ऑफ द अबव थोड़ा सा देखने को मिल रहा है।
या फिर अगर ए बी सी है और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द थ्री, तो जितने मैंने पीवाईक्यू करवाए या मैंने देखे तो वहां पे वो ऑप्शन जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटीज पे खेला जाता है। अब ऐसे में अगर आपके सामने क्वेश्चन ये है 1 2 3 4 4 में है ऑल ऑफ द थ्री, तब उसमें ए आंसर मार्क नहीं करके आना, उसमें वही मार्क करके आना है जिसकी प्रोबेबिलिटी है, भले ही वो रिस्क है और आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये अप्रोच होती है। बट आपके गुजरात में नेगेटिव है 1/3, तो यहाँ पे ये रूल तो काम नहीं करेगा कि आप सारे अटेम्प्ट करके आए। तो अब आपको कौन से अटेम्प्ट नहीं करने, देखो कौन से अटेम्प्ट करने पहला तो वो समझो, जिसमें आपने 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, यानी मुझे पता है कि आंसर इज एब्सोल्युटली 1, भाई तब तो मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा ही, मैं छोड़ूंगा थोड़ी। यानी इफ आई हैव एलिमिनेटेड 3 ऑप्शंस और आई नो दिस इज द राइट आंसर, तो मैंने किया। फिर आता है 2, आपने 2 एलिमिनेट कर दिए बट आप कंफ्यूज्ड हो 2 में, मतलब यू आर नॉट श्योर कि आंसर विल बी आइदर 1 और 2। अभी सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1 और 2 में से लेके चलते हैं। तब आपको भरोसा करना अपनी इंट्यूशन पे, आपकी इंट्यूशन जो आंसर बोल रही है वही आंसर 95% ऑफ द केसेस में सही होगा। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि 2 शुड बी द राइट आंसर, ठीक है, तो 2 शुड बी द राइट आंसर, तो आपको 2 मार्क करके आना है। ठीक है, सेम अगर आपने एक एलिमिनेट कर दिया, मतलब एक के बारे में आप श्योर हैं कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, बट ऊपर वाले तीनों में मुझे नहीं पता, पर मैं ये श्योर हूं कि चौथा तो नहीं है, मतलब अब आपके पास 3 में से एक टिक करना है। आप ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं इस प्रोबेबिलिटी को कि 4th इज नॉट द आंसर। ठीक है, तो आप इन तीनों में से कौन सा मार्क करेंगे? अगेन योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, योर रिविजन, योर इंट्यूशंस, ऑल ऑफ द वो, ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी, रिस्क, एलिमिनेशन, तो उनसे आप उस ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिस्की रहता है बट वहां पे भी वो एक कैलकुलेटेड रिस्क रहता है। वो कुछ क्वेश्चंस में लेना है, कुछ में नहीं लेना। मतलब जहां पे एक एलिमिनेट हो गया है, देखो 1 वाला 2 वाला ये तो हमें करने पड़ते हैं, और इनमें भी जिसमें एक हो गया उसमें भी आप जा सकते हैं 1/3 की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, बट सब में नहीं जाना। इनमें जाना है जिनमें आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने ठीक से प्रिपेयर किया था, ये मतलब टॉपिक भी मैंने अच्छे से पढ़ा था, रिवाइज किया था, और मेरा इंट्यूशन भी कह रहा है कि ये जाना चाहिए एंड आई वांट टू टेक द रिस्क, तो आप रिस्क लें। बट कई बार आप जबरदस्ती लेते हैं, आपका मन कह रहा होता है कि यार रहने देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, ये गलत होने वाला है, तो उसको रहने दो, फिर उसको रिस्क में भी मत लेना। चाहे उसमें आप 2 में अटेम्प्ट कर चुके हो बट 2 में ऐसा कंफ्यूजन है हैवी कि आपको लग रहा है ये भी जाएगा ये भी जाएगा, मैं श्योर ही नहीं हो पा रहा, तब रिस्क नहीं लेना, तब छोड़ देना उसको। तब क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आपका लेवल ऑफ कंफ्यूजन इतना है, आप गलत ही मार्क करके आओगे, आप कंफ्यूज्ड हो। बट अगर इंट्यूशन साथ दे रहा है और आप कह रहे हो कि यार 2 आंसर होना चाहिए, तब तो आप 2 पे ही मार्क करके, ठीक है, इंट्यूशन पे जाना है। बट अगर कंफ्यूज्ड हो तो लीव इट। तो आप कहने का मतलब ये है कि जहां पे चारों में ही कोई हवा नहीं लग रही, वो तो बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना, वो तो आपके आउट जाएगा ही जाएगा। मान लेते हैं 200 में से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमें कोई हवा नहीं लगी, तो वो 30 तो हमें बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करने। फिर जो बाकी जो बिल्कुल अटेम्प्ट करना है वो ये है जहां पे आपने सब कुछ एलिमिनेट कर दिया एंड यू नो द आंसर कि भाई एब्सोल्युटली दिस इज आंसर, वो होंगे 60 से 70 क्वेश्चन, वो तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो हो सकता है हमें आते हो सकता है हमारी इंट्यूशन कह रही हो, और हो सकता है कि हम रिस्क लेते हैं, ठीक होता है। ये नंबर सब स्टूडेंट्स के लिए वेरी करता है, ठीक है। लास्ट में जाके कट ऑफ की तरफ हम इसी अप्रोच से पहुंच पाते हैं। यूपीएससी के हिसाब से ये चीजें ऐसे ही चलती हैं। यूपीएससी में भी 1/3 नेगेटिव है, सेम पैटर्न है, 1/4 है, बट यहाँ पे आपके पास 5वां ऑप्शन भी है। और ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि 5th ऑप्शन आप जरूर मार्क करके आएंगे, ठीक है। तो मैं यही हिसाब से कंक्लूड करना चाहूंगा कि जहां पे बिल्कुल नहीं पता वो तो छोड़ देना, जहां पता है वो करना, और जो 2 में 2 एलिमिनेट हो गए हैं वहां पे रिस्क लेना है। अगर आपकी इंट्यूशन अलाउ करती है तो बोल रही है कि यार ये ठीक है, पहली बार तो इसीलिए होता है कि बिना देखे आंसर निकालने की एक बार कोशिश करना, मतलब ऑप्शंस को बिना पढ़े, तो आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि यार ये सही है या गलत है। कंफ्यूजन कई बार ऑप्शंस को देख के क्रिएट होता है, अगर ऑप्शन देखोगे ही नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, और कई बार आपका मन आपको आंसर दे देता है, ठीक है। और जो 3 वाला है वहां पे भी आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं, बट आप ले भी सकते हैं और छोड़ सकते हैं अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो, वो सारा होता है। ओवर
अननेसेसरली ओवर अटेम्प्ट नहीं करने, पेपर का लेवल देखना है, उस हिसाब से लगे कि हाँ भाई मेरा ठीक जा रहा है तो रुक जाओ, अपने आप को रिस्ट्रेन करना कि अननेसेसरली रिस्क नहीं लेना, बट जहां पे लेना ठीक लेना चाहिए वहां पे लेना भी पड़ेगा, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर कहना बहुत डिफिकल्ट है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, नंबर एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। इफ इट इज इजी तो आप मतलब ज्यादा ही अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, और मतलब मान लो आपको पता है आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन है 70%, 60%, और आपको पेपर इजी लग रहा है, तो मतलब पेपर इज वेरी इजी। एक स्टूडेंट है जिसका लेवल ऑफ प्रिपरेशन है 90%, 80%, और उसको पेपर टफ लग रहा है, तो पेपर इज रियली टफ, तो उसको अपने आप को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। तो अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से पेपर टफ या इजी अपने हिसाब से सेट करें कि ओवरऑल मैं कहाँ पे। हर एक इंसान को अपनी ट्रू अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको किसी दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। यू नो कि वेर योर प्रिपरेशन लाइज, और अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आपको कितना आसान और कम लग रहा है उस हिसाब से आप ले चांसेस। ठीक है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? हाँ, ठाकुर मंथन प्लीज। सर आज के पहले जीपीएससी में सारे सब्जेक्ट के वेटेज सेम थे, तो इस हाँ। बार क्या हो सकता है? मतलब मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो ये लग रहा है कि जो पैटर्न रहा है वेटेज का वो सेम कंटिन्यू ही रहना चाहिए, क्योंकि मुझे ये काफी यूनिक सी चीज लगी थी जीपीएससी में। इवन जीएसटी हर साल पूछा जा रहा है, इकोनॉमी जब हमने देखा, पॉलिटी में भी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा था, सिटीजनशिप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, पार्लियामेंट तो चलो ठीक है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट तो सब जगह आते हैं। ठीक है, बट जो उन्होंने कुछ कुछ पेकुलर टॉपिक्स पिक कर रखे हैं वहां से भी हर साल एक एक क्वेश्चन वो डाल देते हैं। आप यही मान के चलो कि लगभग सेम ही रहना चाहिए, हम भी यही मान के चलो। ओके, स्वाति। स्वाति आपका माइक ऑन कर लीजिए। बारे में जानना था, लेकिन ठीक है, यही नंबर ही जानना था कि कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबर, एग्जैक्ट नंबर बताना बहुत डिफिकल्ट होता है, आप अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से मान के चलना। देखो 50% कट ऑफ एक्सपेक्ट करो कि भाई 50 जाएगी, मतलब 200 में से 100 नंबर मान के चलो, फिर देखो कि आप कहाँ लाई कर रहे हो, और फिर अंडरस्टैंड करो कि मेरे लेवल ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से मुझे, अगर मान लो आप कंफर्टेबली 100 से ऊपर जा रहे हो, तब क्यों अननेसेसरली रिस्क लेना है, और आपको लगता है कि पेपर भी पिछले लेवल्स के हिसाब से वैसा ही आ रहा है, तो कट ऑफ, क्योंकि अभी तक जैसे सर ने भी बताया 50% तक नहीं पहुंची है, 179 के आसपास थी आउट ऑफ 400, तो हम इस बार ये भी मान ले कि भाई 200 तक चली जाएगी 400 में से, यानी 50% अगर जाती है, तो भी आप ये मान के चलो कि आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से आपको लगे कि मैं 110 तक स्कोर कर पा रहा हूँ, तो डू नॉट टेक रिस्क। बट अगर आपको लगे कि यार पेपर भी उसी लेवल का है, कट ऑफ भी उसी के आसपास जाएगी, और मैं 90-95 के आसपास ही स्कोर कर पा रहा हूँ, और तो मुझे 2-4 क्वेश्चंस में अगर मैं रिस्क ले लूं कैलकुलेटेड, तो हो सकता है मैं क्वालिफाई कर जाऊं, तो वहां पे फिर आप ले सकते हो। बट अगर पेपर बहुत टफ है फिर भी आप रिस्क ले रहे हो, तब आप एक मिस्टेक करेंगे। और पेपर का लेवल बहुत इजी है, तब भी अननेसेसरली इजी में भी रिस्क नहीं लेना। इजी में तो जितने आप अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इजी में जो बच गए हैं वो बाकी लोग ठीक करके आएंगे और आपसे गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज पेपर में ही, मतलब जो स्टैंडर्ड पेपर रहता है उसी में रिस्क ज्यादा लिए जाते हैं, ज्यादा इजी पेपर में भी नहीं और ज्यादा टफ पेपर में भी नहीं लिए जाते। तो उस कैटेगरी का अगर पेपर लग रहा है तो जितना अटेम्प्ट हो रहे हैं उतने पे ही संतुष्टि करके रुक जाओ। बट अगर एक एवरेज पेपर है तो वहां पे 50% कट ऑफ मान के थोड़ा मोड़ा इधर उधर खेल सकते हैं, दैट विल बी एंटायरली योर कॉल ऑन दैट टाइम। बट वो बहुत टफ होता है, पेपर बहुत टफ होता है, अपने आप को कंट्रोल भी करना होता है। कई बार हम सोचते हैं कि यार इस बार सिलेक्शन ले ही ले और थोड़ा सा और अटेम्प्ट कर देते हैं मैथमेटिकल, तो वैसा नहीं करना, अपने आप को समझाना बिल्कुल, जो लगे कि हाँ इस रिस्क को तो लेना ही चाहिए तो लेना, अदरवाइज मत लेना। ठीक है, चलिए एक बार मैं तिवारी सर से कहना चाहूंगा, सर बिफोर वी एंड अप द सेशन please share some insights of your experience which can help students. Sure. Very first, I'll wish every aspirant here present
and no worries. आप बेहतर करने वाले हैं, और अगर बेहतर नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये भी चिंता ना करें आप। लेकिन मैं एक बात और ये कहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई हैं, जैसे कि पूछी गई हैं, जैसे कि सेफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। कुछ चीज़ों के मैं कॉमन से आंसर दे देता हूँ जो मेरी लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस का मतलब एक्सपीरियंस में रही हैं। सेफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस या टाइमिंग्स या नंबर ऑफ क्वेश्चंस या कट ऑफ, ये सारी चीजें आपके हाथ की हैं ही नहीं। और इनका सच आंसर ये है कि बहुत अच्छा होता है उन लोगों का जिनका लाइक एक एवरेज से प्रिपरेशन प्लस होता है। मिराकलस कोई भी एक्टिविटी, कोई भी घटना कभी भी जादुई नहीं होती, ये बात आप ध्यान रखें। कभी भी जादू नहीं होता जिंदगी में। हाँ, किन लोगों के साथ होता है वो मैं बता देता हूँ। जो लोग कहीं मार्जिन पर हैं और जिनका डे अच्छा जाता है, आइदर ऑफ द प्री एज वेल मेंस एज वेल द इंटरव्यू डे, एंड इसी को शायद डेस्टिनी कहा जाता है। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि मिराकल्स या मिराकल्स उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो लोग मार्जिनल होते हैं। तो यदि आप कहीं अपने प्रिपरेशंस में 50 to 60% हैं, आप बहुत ही अच्छी रेंज में हैं। पहली बात तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप में ही मतलब अचीवमेंट है। ये आप जानिए कि इफ यू आर aspirant for civil services either of state or UPSC, you are achiever. You are going to do the best in your life, no matter what will be the platform, but you are going to perform the best. अब मैं उन आंसर्स को बता दूं कि सेफ नंबर जैसी कभी कोई चीज क्यों नहीं होती, क्योंकि जो भी आपका बेस्ट है उसी को आप फोकस कीजिए। एब्सोल्युटली जो आपके अंदर जितना आप कंटेंटेड है उसी कंटेंटमेंट के साथ आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, उससे अधिक कुछ नहीं होगा। हाँ, जैसे इंट्यूशंस बेस पर डॉक्टर साहब ने बता दिया, अमित सर ने ऑलरेडी इस बात को क्लियर किया है सभी स्टूडेंट्स को। तो जहां पर इंट्यूशन बेस्ड अचीवमेंट्स हैं उनको बिल्कुल अपने खाते में डालिए। सेफ अटेम्प्ट 200 में से 40 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, और 60 भी नहीं हो सकता। सर एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, राजस्थान का इस बार का एक्सपीरियंस जी, राजस्थान कट ऑफ वाज 72, सो मतलब एंड ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। और वो भी आप ये मानो कि मतलब आउट ऑफ 200 150 क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं, तो वो 50% से भी कम कट ऑफ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, बहुत मार्जिनल भी रह सकती है, तो वो एंटायरली नेचर ऑफ पेपर पे ही डिपेंड करता है। सो अगली बात यही है कि यू हैव टू बी द बेस्ट आउट ऑफ यू ओनली, नोबडी एल्स सिटिंग नियर बाय। कोई भी व्यक्ति पास में बैठा है उससे आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, आप कितने बेस्ट हैं उसी के साथ परफॉर्म करें। टाइमिंग्स वाले क्वेश्चन को मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि जब भी कोई भी बोर्ड एग्जाम को बनाता है तो उसका अपना एक स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट होता है, उसका अपना एक ब्लूप्रिंट होता है, और उसी को केंद्र में रख करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि पेपर मतलब बिल्कुल मतलब बियॉन्ड चला जाए। यदि वो जा रहा है तो उसका रीजन ये है कि वहां पर स्टेटमेंट्स आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप विद इन टाइम हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि 90 मिनट्स में आपकी 120 क्वेश्चंस होने चाहिए। फर्स्ट 90 मिनट में जो, यानी जैसे अभी प्रदीप सर बता रहे थे कि शुरुआत में पहले 90 मिनट में, अक्सर मैं ये बात कहता हूँ, डॉक्टर साहब आज कहना बताना भूल गए कि अपने क्वेश्चंस को हमेशा 3 कैटेगरी में रखिए। एक वो जो सीधे देखते ही होते हैं उनको आप टिक कैटेगरी में रखें, ये आप मार्क कर लीजिए पेन पेपर से। 3 कैटेगरी में होता है, एक टिक, एक सर्कल, एक ट्रायंगल। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, टिक का मतलब है जो क्वेश्चन देखते ही या पहली बार पढ़ते ही हो जाता है। सर्कल का मतलब ये है कि क्वेश्चन रेंज में है लेकिन एट पर्टिकुलर मोमेंट या टाइम पर वो हिट नहीं कर रहा है।
या वो कैलकुलेशन बेस्ड है, मतलब इट टेक सम टाइम, इट मे टेक सम टाइम एंड यू आर नॉट सो साउंड इन द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड ऑल, सो ऐसे क्वेश्चंस को आप सर्कल करके चलिए आगे। ट्रायंगल का मतलब है द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ योर रीच, आप उसको कितना भी प्रयास करें उस क्वेश्चन को कर नहीं सकते। तो जो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है इसमें सीधा लास्ट ऑप्शन, नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट, सीधे आप उसको तैयारी रखिए। ओएमआरस को कभी कभी मैं ये भी कहता हूं कि आप लगभग 10-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करते जाइए, फिल करते जाइए। मैं हमेशा इस बात के सपोर्ट में रहता हूं कि ओएमआरस लास्ट में नहीं भरी जानी चाहिए। कभी कभी ऐसा करने से या तो हड़बड़ी में गलती होगी या प्रेशर में गलती होगी, या तब तक आप एंड तक आप काफी अपने खुद की उलझन में रहते हैं, क्योंकि आप फाइनली एस्पायरेंट हैं, आप एक युद्ध लड़ रहे होते हैं। कभी कभी आपको पॉजिटिव प्रेशर या प्रेशर को डील करना नहीं आता। तो मैं समझता हूं कि आप जब भी 20-30 क्वेश्चंस कर लें, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूरा कर लें, जहां पर आप शॉर्ट है उनको आप भरते चलिए, एंड स्पेशली टिक वाला पोर्शन। एंड जो दूसरे क्वेश्चन थे 90 क्वेश्चंस, 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे, एंड जो बाकी 90 मिनट्स हैं इंक्लूडिंग फिलिंग ऑफ ओएमआरस, उसमें आप 80 क्वेश्चंस को फोकस करें। तो इसका आप ध्यान रखें। एक है कट ऑफ का, ये वाली बात सारी मिश्रित हो गई है। सो मतलब यही मैं अपनी तरफ से कहूंगा विद विशेष, एंड जल्दी ही हम लोग अपने बड़े इनिशिएटिव्स के साथ भी होंगे, ये भी हम यहाँ केयर करना चाहेंगे। आप एकेडमी का हमारा नंबर है, वहां पर अपनी डिटेल्स, जो लोग हमको जानते हैं, जो लोग हमारे साथ किसी भी प्रोग्राम्स में एसोसिएटेड हैं, उनका हमारे पास डेटा है। जो लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर, जो लोग हमें नहीं जानते, सीधे आकर के ज्वाइन किए हैं, वो हमारे चैनल पर हमारे नंबर्स हैं, उस व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स साझा कर दें। हो सकता है लास्ट मिनट्स पे कुछ हम सजेशंस या विशेष आपको पोस्ट करना चाहें, वो हम कर सकें। एंड इसके साथ ही जिस दिन आपका ये एग्जाम होगा, उसके बहुत जल्दी ही मेंस, जहां पर हमारी बहुत स्पेसिफिक एक्सपर्टीज है, बहुत ही साउंड टीम है, बहुत अच्छा कंटेंट है, हम स्पेसिफिक R&D सेक्शन पर काम करते हैं, तो उसके साथ हम बिल्कुल तत्पर, तैयार और वचनबद्ध हैं, राइट। तो आप निश्चिंत होकर के मेंस हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके अपनी जो भी सफलता है इसको सुनिश्चित करें, right? We have got a good expertise in that field. So with that note, I would like to hand over the dice to Dr. Saab or Amit sir. Thank you. Thank you, sir, for the valuable insights. और वो टिक, सर्कल एंड ट्रायंगल, दैट इज वन ऑफ द गोल्डन ट्रिक, कि आपने टिक कर दिया तो उसको तो देखना ही नहीं है, ट्रायंगल कर दिया तो भी उसको नहीं देखना, क्योंकि वो दिमाग में डालना ही नहीं। सर्कल वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें कंफ्यूजन है, जिनमें इंट्यूशंस लेने हैं, रिस्क लेना है, वो सर्कल वाले रहेंगे। ट्रायंगल वाला भी आउट है और टिक वाला भी, क्योंकि वो एब्सोल्यूट आंसर है। ठीक है, बाकी एक बार वैभव का क्वेश्चन ले लेते हैं, और उसके अलावा भी अगर कोई पूछना चाहते हैं तो 2, 3, 4, 5 minutes we can take some more questions, and then I will summarize in 2, 3 minutes जो सबसे मेन पॉइंट्स हैं, and we will call this off later on. तो उससे पहले वैभव, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। वैभव सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा कि सर कौन सी क्लास अब आने वाली है, और सर थोड़ा गुजरात मैपिंग पे प्रॉब्लम हो रही है। गुजराती में गुजरात मैप। अच्छा, गुजरात मैप के लिए हम कुछ सॉल्यूशन आपके लिए ला देंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो 1-2 दिन में। ठीक है, और इसको मैं रिपीट कर दूंगा, मैं ब्रीफ कर दूंगा मेन चीजों को, और ये रिकॉर्डेड सेशन भी हम डाल देंगे, उसको ब्रीफली लेटर ऑन अगर आप देखना चाहें, और उसकी कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे थ्रू टेक्स्ट ऑल्सो, जो भी हमने डिस्कस किए हैं। स्वाति, ओके, थैंक यू सर। स्वाति चौहान। हो गए सर क्लियर डाउट्स। ओके, मनीषा। Hello, sir. Am I audible? Yes, Manisha, you are audible. Okay. First of all, thank you so much for this wonderful initiative you have been taken so far. और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि प्रीवियस जो पैटर्न है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट आंसर एक पैटर्न की तरह दिख रहा है,
फॉर एग्जाम्पल मैच द फॉलोइंग या फिर कौन से करेक्ट है इनमें से, वो जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो पैटर्न आ रहा है, अगर सेम डे पे यही पैटर्न आता है तो अगर वही चीज फॉलो की जाए तो वो सही रहेगी। Absolutely. That is what is examination is about. We have to find those patterns. और अगर आप ऐसा देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, they are going to help you a lot. ठीक है, और ये हर एग्जाम में अप्लाई होता है, यूपीएससी, एचसीएस, जीपीएससी, आरएएस, ठीक है। तो आप अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बाद उस पैटर्न पे जा सकते हैं, बट फर्स्ट थिंग इज योर नॉलेज, सेकंड थिंग इज पैटर्न, ठीक है। तो उसमें डेफिनेटली आप जा सकते हैं। जैसे वही हम बात कर रहे थे, ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ में मिल रहा है ऑल ऑफ द थ्री, तो ये एक पैटर्न है। मैच द फॉलोइंग, कई बार ABCD वाला मिलता है, बट उसमें फिर उसको मैच करना है कि हाँ क्या ये सही में जा रहा है, 2 मैच हो रहे हैं, 3 मैच हो रहे हैं, और थोड़ा सा बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की भी कोशिश करना है एट द मीन सेम टाइम, तो उससे आंसर आ जाएंगे हमारे। सर उसमें एक ऐसा भी कि काफी बार एक जो हमें पता होता है वो डायरेक्टली क्लियर सही होता है, और ऑप्शन ही वो इस तरीके से देता है कि वो एक से तीनों कट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसी को हम एलिमिनेशन बोलते हैं। जो एक हमें पता है कि एब्सोल्युटली राइट है, या एक हमें पता है कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तो आपको 3 ऑप्शन ऐसे ही मिलते हैं। यूपीएससी आल्सो यूज्ड टू आस्क इन दिस डायरेक्शन। अभी यूपीएससी में थोड़ा मिक्सअप सा हो गया, बट स्टिल मुझे लगता है कि गुजरात पीसीएस में सेम पैटर्न ही फॉलो होगा। पेयर्स वाली चीज मुझे कम इंट्यूशन में आ रही है, बट अगर आती भी है 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो थोड़ी सी चीजें टफ हो जाएंगी। देखिए जब यूपीएससी में ये चीज आई थी और एचसीएस में ये चीज उन्होंने रिपीट करी थी, तो ये वाली चीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर 1 पेयर 2 पेयर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये मान के चलना कि कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी जो पैटर्न है, ये पैटर्न 1 पेयर 2 पेयर वाला पेपर को टफ बना देता है, ठीक है। तो तब आप अननेसेसरली रिस्क मत लेना, अननेसेसरली रिस्क अवॉइड करने हैं। और यहाँ पे 1 पैटर्न 2 पैटर्न में, 1 पेयर 2 पेयर में ये भी काम नहीं करेगा, ये उतना काम नहीं करता, ठीक है। तो इसको फिर आपको थोड़ा सा अपने आप को ना सीमित करना पड़ेगा कि नहीं, उतना रिस्क नहीं लेना, लिमिटेड रिस्क, योर नॉलेज विल बी योर मतलब द वेपन जिससे आपको फाइट करना। थैंक यू सर। वन लास्ट थिंग सर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए इस बार के पेपर में, या फिर जिस तरीके के भी जो हवा बन चुका है जीपीएससी को लेके, पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है हसमुख सर की वजह से, नो डाउट बहुत अच्छा है ये चीज, बट उसमें जो चीज सामने आ रही है कि भाई इस बार इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत ही यूपीएससी लेवल के आएंगे, या वो पीवाईक्यू ज्यादा करने हैं, तो उसको लेके आपका क्या राय है इस पे? हाँ, ये चीज भी काफी टाइम से आ रही थी। तो यूपीएससी पीवाईक्यू आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने एटलीस्ट 5 इयर्स के कर लिए होंगे, ठीक है। बट हाँ, अगर कर लिए हैं तो यू आर इन अ कंफर्ट जोन, नहीं करे हैं तो अभी लास्ट मोमेंट में अगर लगता है कि कर लेने चाहिए तो कर लेना, लगता है नहीं करने चाहिए तो मत करना। अपने आप को फोर्स मत करना कुछ भी करने के लिए, जो मन कहता है उस हिसाब से कर लेना। बट मोर और लेस जो मैंने देखा है, कंसेप्ट यूपीएससी इज आल्सो नॉट सो मच अबाउट कंसेप्ट्स। यूपीएससी भी अभी जो रिसेंट चेंजेस हैं, अगर आप पिछले 5 साल देखें, दे आर बिकमिंग मोर लाइक स्टेट पीसीएस फैक्चुअल। कुछ क्वेश्चंस में डेफिनेटली कंसेप्ट पूछे जाते हैं, बट वो सेम चीज जीपीएससी एचपीएससी में भी एप्लीकेबल रहती है, और जो हमारे कंसेप्ट हैं वो भी फैक्ट्स पे ही बनते हैं, ये भी आप मान के चलो। तो पहली नॉलेज तो फैक्चुअल नॉलेज ही होती है, कंसेप्ट्स भी बिल्ड होते हैं उसके ऊपर। बट मोर और लेस अगर आप मतलब एक कंफर्टेबल प्रिपरेशन आपने कर ली है, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी थी, और जो मैंने आपसे कहा, आप अपने लेवल को बेहतर जानते हो, तो आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो अगर लगे कि पेपर टफ की कैटेगरी में जा रहा है या बहुत इजी की कैटेगरी में जा रहा है, तो डू नॉट टेक रिस्क। लगे पेपर वैसा ही है जैसा हमेशा से ही रहा है, ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, तब यू कैन टेक सम रिस्क डिपेंडिंग कि जो हमने पैटर्न रिकॉग्नाइज करे या योर इंट्यूशन। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके मनीषा। अविनाश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सर एक कि अभी एक 3 घंटे का टेस्ट लगा सकते हैं क्या इन 3 दिन में, या फिर अवॉइड करना चाहिए? अगर मतलब अवॉइड करने जैसा तो कुछ नहीं है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है, इफ यू हैव द टाइम। वो एंटायरली डिपेंड करता है कि भाई मान लो आपकी प्रिपरेशन होगी है, यू जस्ट वांट टू एक बार गो थ्रू। बट एक चीज अपने दिमाग में दे लेना
कि उसके स्कोर से आइदर गुड, बैड, एवरेज अपने आप को जज मत करना इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्कोर। फिर स्कोर से डिटैच होके उस टेस्ट का पर्पस ये होना चाहिए अंडरस्टैंड करना, अपनी प्रैक्टिस करना। टाइम मैनेजमेंट कैन बी वन ऑफ योर पर्पस। सेकंड ये हो सकता है कि कुछ हो सकता है 3-4 ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए जो करंट अफेयर बेस्ड हैं, जो आपने नहीं पढ़े थे, वो आपकी नॉलेज में ऐड ऑन हो गए, और मे भी हो सकता है उनमें से एक सवाल भी आ गया, तो यू विल बी मतलब हैप्पी टू सी दैट। तो इतना हो सकता है, बट उसमें अगर कुछ चीजें गलत हो रही हैं या कुछ हो रहा है तो बस उस पर ज्यादा मन नहीं लगाना, ठीक है, कि वो ये क्या हो गया, मैं तो उसमें हाँ ठीक है मैंने दे लिया, मैं खुश हूँ, इतना ही है। ठीक है सर। ठीक है, रिजल्ट मैटर नहीं करेगा। चलिए ठीक है सब लोगों के। हाँ जी तिवारी सर प्लीज। Answer to your question, Avinash. One more thing, it will help. That is just to strategize your plannings on the day of exam. जब आप ऐसा कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्योंकि आप रेगुलर रहे हैं तैयारी में तो वो हेल्प करेगा, और यदि आप ऐसा लास्ट में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो आपके स्ट्रेटजीज को सेट करने में थोड़ा और फाइनली हेल्प करता है। सर ने बता ही दिया कि जो प्रेशर वाला पार्ट है वो नहीं रखना है। हाँ एक चीज जरूर है, जैसे मनीषा भी बीच में बात कर रही थी, जो PYQs हैं यदि आप उनको दोहरा सकते हैं बहुत फास्ट गुजरात के, साथ ही साथ में अभी पिछले 3 सालों के आसपास के स्टेट में पूछे गए क्वेश्चंस या यूपीएससी में, एंड अगेन उसका पर्पस ये नहीं है कि आप उन माने क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करें, बट बेसिकली वो पर्पस हेल्प करेगा, वो आपको हेल्प करेगा रीजन एंड एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल द ऑप्शंस। लाइक व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन, you come to know the requirement of the question, you reach to the correct option, as well you are working and preparing the wrong options of that particular question. So एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस हैं उनके सही और गलत वाले जो ऑप्शंस हैं उनके भी रीजन एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट को यदि आप कवर करते हैं तो मैं समझता हूं कि मतलब आप एटलीस्ट जो थोड़े में ज्यादा चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। थैंक यू। यस सर। तो अगेन सर वाली जो बात है कि अगर मान लो 5 साल के नहीं तो 3 साल के देख, कई बार ये जो स्टेटमेंट चेयरमैन की आती हैं ये काफी वैल्यूएबल होती हैं। रीजन बीइंग कि हो सकता है वहां से मे बी वो पैटर्न उठा ले, पेयर वाला पैटर्न उठ गया तो समझ लेना कि कट ऑफ नीचे जाने वाली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जीपीएससी में फर्स्ट टाइम ये आएगा तो ये लिखित है, ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। सेकंड थिंग, अगर मान लीजिए उसमें से हो सकता है 3-4 क्वेश्चन भी आपको रिपीटेड मिल जाए सेम से, कई बार लोकेशन टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो एज इट इज आ जाते हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो दैट कैन हेल्प यू टू सॉल्व दोस 2-3 क्वेश्चंस इमीडिएटली अगर वो उसी पैटर्न में है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 2.5-3 घंटे में आपके 3 पेपर हो भी जाएंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखना है, आप उसको अटेम्प्ट करने मत बैठना, बस क्वेश्चन आंसर एंड मूव ऑन। ठीक है, तो इन द एंड मैं एक बार फास्ट समराइज कर देता हूँ मेन चीजों को कि खाना पीना ठीक रखना है, स्लीपिंग थोड़ी सी ठीक रखनी है, अपना लिस्ट बना लेनी है आपको हर चीज की जो आपको कैरी ऑन करनी है। डे बिफोर सेंटर आप पहुंचने की कोशिश करें, रिलैक्स करें, जितना पढ़ लिया है आखिरी के 3 दिन में अपने शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करो, जो एरिया बच गया है उसको ज्यादा टाइम देने की कोशिश करें, क्योंकि सुपरफिशियली जितना ब्रॉडर जा सकते हो अभी लास्ट के 3 दिन में उतना जाए। फैक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, उसको लाइटली ना लें, क्योंकि लास्ट में रिवाइज करा हुआ फैक्ट आपको इमीडिएटली याद भी आएगा, आपकी इंट्यूशन बिल्ड होगी और आपके क्वेश्चंस भी ठीक होंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं पेपर में जाने के बाद आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, आराम से पढ़ने हैं, इट विल सेव योर टाइम। आपको ऑप्शंस चारों पढ़ने हैं, इवन दो अगर आपका आंसर पहला भी आ गया है और यू आर 100% श्योर, तब भी आपको चौथे ऑप्शन तक पहुंचना है। माई एक्सपीरियंस ऑफ 2015 हैज टॉट मी दिस, और उसके बाद मैंने सारे प्री क्वालिफाई किए क्योंकि मैंने PYQ को बेस भी बनाया और हमेशा अपनी गलतियों से सीखा। तो दूसरों की गलतियों से भी हम सीखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सेकंड 5th ऑप्शन को आपको जरूर ध्यान रखना है, उसको लाइटली नहीं लेना, भरना जरूर है। एंड बैचेस में अगर आप भरते हैं, मान लीजिए 2-3 पेजेस आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, फिल OMR ऑफ दोज 3 पेजेस,
then 3 pages, fill OMR of the all 3 pages. तो this will help you a lot. आप पे build नहीं होगा pressure last में. And ये हो गया identifying the right question. दिल नहीं लगाना किसी क्वेश्चन से. हर क्वेश्चन का वेटेज सेम है, तो चाहे वो कितना ही सिंपल क्वेश्चन हो, टफ करने के चक्कर में सिंपल पढ़ ही नहीं पाए तो भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा. मैथ वाले क्वेश्चंस में जो कंफर्टेबल जोन है उसको अटेम्प्ट करो और आगे बढ़ो. लग रहा है कि नहीं होगा तो मूव ऑन. मैथ तो बिल्कुल दिल से नहीं लगाता. टफ लग रहा है, मूव ऑन. या लास्ट में लेके चलेंगे उसको, सर्कल की कैटेगरी में डाल दो, सर्कल या ट्रायंगल. मूव ऑन. 10 सेकंड 15 सेकंड में आइडिया लग जाता है कि मैथ का ये क्वेश्चन मेरे से बनेगा नहीं बनेगा. वहां दिमाग ना लगा के अगले पे, वो दिमाग लास्ट के लिए सेव करके रखना. मैथ में दिस स्ट्रेटेजी विल हेल्प यू टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. अगर आप 5-6 क्वेश्चंस में ऐसा टाइम खराब कर दिया, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, तो आपको लास्ट में हो सकता है फिर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए, गलत OMR भरी जाएगी, गलत ऑप्शन टिक किए जाएंगे, माइंड स्ट्रेस में रहता है. तो एक कंफर्टेबल में आ जाओ कि यार जो आ रहा था वो तो मैं देख लिया, ये तो कर ही दिए, इनमें मैंने गलती नहीं करी. तो आपने अपना जो पढ़ा था, अपना जो आया उसमें से बेस्ट कर चुके हो. अब जो नहीं आता था या जिसमें कंफ्यूजन है, वहां पे आपने कैलकुलेटेड विद योर अंडरस्टैंडिंग, विद आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ PYQs, हमने एक रिस्क लिया. अगेन यू आर 1 स्टेप अहेड. और उसके बाद जो छोड़ना है वो छोड़ दिया, टाइम भी मैनेज हो गया. बट सिली मिस्टेक्स नहीं की बहुत ही ज्यादा टाइम लगा रहे मैथ में या रीजनिंग में, वहां पे आपको टाइम जरूर सेव करना पड़ेगा. और जीएस में तो सिंपल सा फंडा है, राइट रॉन्ग आइडेंटिफाई करते चलो, आगे बढ़ते चलो. आंसर मिल गया है, गुड इनफ. नहीं मिला है, सेकंड साइकिल में आंसर ढूंढो. फर्स्ट में तो ऐसे ही राइट रॉन्ग कि मान लो 4 ऑप्शंस हैं, 2 राइट हैं, 1 रॉन्ग है, अगला नहीं पता. इस 3 से आंसर आ गया क्या? आ गया तो टिक करो, चौथे जाना ही नहीं है. नहीं आया तो चौथे को मैं जानूंगा अब सेकंड में. फर्स्ट वाले साइकिल का काम हो चुका है 3 स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने का. अब ये मेरा सर्कल वाले कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया है. अब मैं जब दूसरी बार आऊंगा तो मैं सर्कल वालों को ही देखूंगा, टिक वालों को नहीं देखूंगा. और पहली बार में जब मुझे पता चल गया कि यार ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं ना ही छेड़ूं, तो सबसे बेस्ट है. मुझे हवा तवाई नहीं है इस क्वेश्चन की, मैंने पढ़ ही नहीं रखा ये एरिया. चाहे गुजरात मैपिंग का जैसे बात कर, कोई भी एरिया हो सकता है, गुजरात का भी जीके हो सकता है, आपने नहीं पढ़, छोड़ दो. क्यों रिस्क लेना है? आपका एरिया ही नहीं है, लीव इट. ऐसा भी इंश्योर करके आप आराम से सिलेक्शन ले लो. ठीक है, दिल नहीं लगा. ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स. ठीक है, बाकी हाउ मेनी क्वेश्चंस अटेम्प्ट है वो हम देख चुके हैं. नेगेटिव मार्किंग को अपने दिमाग में जरूर रखना है. 1/3 अननेसेसरली रिस्क नहीं लेने. और रिस्क कहाँ लेने हैं? नंबर 1 योर इंट्यूशन, एंड नंबर 2 द पैटर्न विच we have recognized on the basis of PYQ. That's all. ठीक है, ओनली 2 रिस्क होते हैं, तो उसी हिसाब से आप ABCD में से कुछ मार्क करेंगे. ठीक है, और अगर पैटर्न एकदम से चेंज होता है तो पुराने पैटर्न पे रिलाई नहीं करना, और पैटर्न अगर नहीं चेंज होता है तो पुराने पैटर्न पे रिलाई करना है. कहने का मतलब क्या है कि जो मनीषा पूछ रही थी कि जो पैटर्न हमने समझे हैं, अगर उसी पैटर्न में क्वेश्चन दिख रहे हैं तो दैट विल हेल्प यू. बट अगर पैटर्न एकदम से नया बनता है जो पिछले पैटर्न में नहीं था, तब पुराने पैटर्न्स पे फुल स्टॉप लगाना, अपने नॉलेज बेस्ड अटेम्प्ट करना है. दैट्स इट. ओके, तो ऑन दैट नोट मैं सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग आए. यू ट्रस्टेड अस एंड इट मीन्स अ लॉट कि जब आप इस प्रिपरेशन में होते हैं, स्टूडेंट्स के साथ जुड़े होते हैं, तो एक स्टूडेंट से जुड़ना भी बहुत अच्छा लगता है, और जिनको हम प्रिपरेशन में हेल्प कर पाए. और लेटर ऑन जस्ट कि पता चलता है कि हाँ भाई वो स्टूडेंट चले गए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं, तो दिस इज आवर गिफ्ट. तो हम तो उसी में खुश रहते हैं, और 1 2 3 ऐसे ही सारी प्रोसेस चलती रहती है. एंड वी आर डेफिनेटली श्योर कि दिस ईयर Dr. Amit Academy GPSC we will be having pretty good ranks in Gujarat PCS because we have plenty of time. Even though pre में we started little late, but हमने जितना अपनी तरफ से बेस्ट हो सकता था we gave it to you. We tried to help you in whatever way possible. And mains में we will bring a lot of valuable initiatives. तो जैसा कि सर ने भी कहा, और before ending प्रदीप सर कुछ शेयर करना चाहते हैं. प्रदीप सर प्लीज शेयर योर इनसाइट्स. थैंक यू सर.
एक चीज मुझे महसूस हुई कि सर कई बच्चों को शायद इंट्यूशन का मतलब ना समझ में आए, जैसे मुझे भी नहीं समझ में आता था, तो थोड़ा सा क्लैरिटी बताना चाहता हूँ इंट्यूशन के लिए सर क्या कहना चाहते थे कि इंट्यूशन एक ऐसी फीलिंग होती है जिसके पीछे लॉजिक नहीं होता है, आपको लगता है कि ये है लेकिन ये नहीं पता क्यों है। जैसे मान लो मैंने कोई बुक देखी, बुक का राइटर पूछा है, लेकिन मुझे ये फील आया कि इसका राइटर कोई ना ऐसा कोई वुमेन जैसा नाम है या कुछ फनी सा नाम है, या मान लो कोई रिवोल्ट आ गया कि भाई रामोसी रिवोल्ट किसका है, अब मुझे याद नहीं आ रहा रामोसी का, लेकिन इतना पता है यार इसमें कोई फनी सा नाम है, मोसी मोसी करके कोई है, और वो चतुर मोसी है, चित्तूर सिंह है, तो दिमाग में वो चीजें घूमती रहती हैं यार कुछ तो फनी चीज थी इसमें मोसी जैसा। विशाख दत्त ने कोई बुक लिखी थी, इतना पता है कि 2 बुक लिखी हैं और दोनों में फीमेल का कुछ है, तो जैसे मैं वो चीज ढूंढता हूँ ना तो दिमाग इंट्यूशन होता है कि देवी चंद्रगुप्तम, अच्छा देवी वाला ही था, लेकिन उसके बाद अगर आप लॉजिक लगाना स्टार्ट करोगे ना तो फिर वो चीज कभी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाती है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, देखते ही कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है बट आप पता नहीं लगा पाते क्यों है। और इसके बाद एक मैच द फॉलोइंग में एक मतलब ऑड पैटर्न देखने को मिला, मतलब 10 में से 8 में मैच द फॉलोइंग में चौथा ऑप्शन का ए मिलता है, ये चीज आप ऑब्जर्व करना, आई डोंट नो किसी ने और ने ऑब्जर्व करी, तो ये भी एक पैटर्न मैंने देखा। तीसरी चीज की अगर बहुत फैक्चुअल करंट अफेयर आ जाते हैं ना, जैसे पिछली बार आ गए थे 50 करंट अफेयर आ गए थे, सारे ऐसे आ गए कि ये प्राइज किसने जीता, यहाँ फर्स्ट कौन था या सेकंड कौन था, तो उस 50 में से मैंने 40 छोड़ दिए थे क्योंकि वो क्लास 3 क्लास 4 लेवल के आ गए थे और बहुत हड़बड़ाहट होगी थी बच्चों में। तो ऐसे अगर बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है ना क्लास 3 क्लास 4 वाले, तो आप छोड़ सकते हो, बट आप कॉन्फिडेंस रखना कि पॉलिटी में 25 में से 20 कर पाओ, हिस्ट्री में अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ज्योग्राफी अच्छे क्वेश्चंस, तो वो अल्टीमेटली बैलेंस हो जाते हैं। अगर गुजरात के क्वेश्चंस भी मैं देखता हूँ, 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि गुजरात के बच्चे जो हैं अच्छी तैयारी में वो भी नहीं कर पाते हैं, तो आपको उससे ये नहीं सोचना कि गुजरात की मैं बहुत ज्यादा कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अल्टीमेटली एक बैलेंस ही बनाना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस इजी, मिक्स, मैथ, रीजनिंग, वो सारे करके ही आप पहुंच पाओगे अंत तक। और आई होप सबके सेंटर्स आ चुके हैं, तो अपने सेंटर के अराउंड राउंड ही मतलब आप रूम ले तो बेहतर है। कई बार जैसे अहमदाबाद में क्या होता है, साबरमती नदी के उस पार सेंटर और कमरा ले लेते हैं इस पार और पहुंच नहीं पाते हैं लास्ट में, मेरे साथ भी ऐसा हो गया था एक बार। तो जो सेंटर जो है उसके आसपास ही लेना, रूम भी लेते हो तो, या नदी के उस पार मत लेना बस आप अहमदाबाद में जो जा रहे हैं, ठीक है। तो एक गुजराती फेमस कहावत है, उसके साथ मैं एंड करूंगा, तोड़ी नाखो, फोड़ी नाखो, भूको करी नाखो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तोड़ फोड़ करके और क्लियर करना है। स्टूडेंट्स में काफी पॉपुलर है ये गुजरात में। बाकी मेंस में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू प्रदीप सर, एंड ऑन दैट नोट तोड़ी नाखो, इतना ही मुझे समझ में आया। और फोड़ी नाखो, फोड़ी नाखो, ठीक है। यू विल बी डूइंग ग्रेट in life and you will be doing great in this exam. हम सब लोगों की तरफ से best wishes, ठीक है। We will stay connected for the next 2-3 days, थोड़े टाइम के लिए, छोटी मोटी 1-2 क्लासेस के लिए, ठीक है। बट आज का क्योंकि एक पर्सनल लेवल पे 1-to-1 टाइप का सेशन था, तो सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, गिव योर बेस्ट, ठीक है। डो नॉट वरी, इफ यू कैन नॉट डू इट, nobody can do it, don't worry. The selection will be based upon the simple questions. सिंपल गलत नहीं करोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे, सिंपल गलत करोगे तो सिलेक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ऑन दैट नोट हम सब की तरफ से वेरी गुड नाइट, अच्छे से पढ़े 3 दिन और आराम से पेपर दे के आए। टेक केयर एंड आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक थैंक यू सर, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much, sir.